हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्बा खणी। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः तैयारी कर लो स्कूल पर। मैं दिनेश आजना एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और पीछे जो हमने पहला पार्ट पढ़ा था वो अच्छे प्रकार से याद कर लिया होगा। सबसे पहली शर्त ये है, क्योंकि जब दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं ना, तो उससे पहले पहले वाला याद हो जाना चाहिए था। तो अभी तक आपने अगर पहले पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे मिल जाएगा, उसको अच्छे से स्क्रॉल कीजिए और अच्छे प्रकार से उसको याद कर लीजिए। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, एक ही क्लास के अंदर पूरा पार्ट को तैयार करेंगे अच्छे प्रकार से। जो भी थ्योरी के सवाल है वो सारे कवर करेंगे। तो क्लास 10th की विज्ञान विषय एनसीईआरटी के दूसरे पार्ट का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसको अपन क्या है अच्छे से पढ़ने वाले। तो चलिए फटाफट से पार्ट को शुरू करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पे स्कूली शिक्षा की अच्छे प्रकार से तैयारी कराई जाती है, बोर्ड एग्जाम्स की। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का आइकन ऑन कीजिए और अपने और भी दोस्त, आपकी क्लास के अंदर अकेले आप है नहीं, अपने और भी दोस्तों के अच्छे परसेंटेज बनने हैं। सबका साथ सबका विकास, ठीक है। आपके भी नंबर अच्छे आए, साथी के भी नंबर अच्छे आए, ताकि आगे आगे सेम कॉलेज या सेम किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सको। तो सभी दोस्तों को शेयर कर देना है। चलिए बात करते हैं अम्ल और क्षार। तो अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है? तो बेसिकली एक ऐसा मान के चलिए कोई केमिकल प्रोडक्ट है जिसको अगर जलीय विलयन में डाला जाए, तो जलीय विलयन में डालने पर जो H+ आयन देता है उसे तो अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखो, सीधा सा आपसे पूछा जा सकता है अम्ल व क्षार में अंतर बताइए। तो ऐसे सारणी बना के अंतर लिखोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट्स टाइप लिखवा रहा हूँ, लेकिन आपको अम्ल और क्षार ऐसे सारणी बनानी है, फिर अम्ल की विशेषताएं और क्षार की विशेषताएं लिखनी है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है लिखने का, एग्जामिनर को पसंद आता है। तो अम्ल कैसे कहेंगे? जो जलीय विलयन में क्या दें, H+ आयन दें। अम्ल को आप अगर टेस्ट करोगे तो स्वाद में खट्टे होंगे, ठीक है। एक अम्ल होता है अपने मारवाड़ के अंदर जो शादी ब्याह में खाया जाता है ना, बूढ़े लोग बैठ के खाते हैं, वो अम्ल दूसरा है, वो पेपेवर सोमनीफेरम है, ठीक है। वो आरबीएससी की 10वीं क्लास की जो बुक हुआ करती थी विज्ञान की, उसके पहले पार्ट में था, आपके नहीं है, ठीक है। ये अम्ल है, एसिड है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ये एसिड है, ठीक है। एसिड जो स्वाद में क्या होंगे? खट्टे होंगे। जैसे नींबू, नींबू आपका स्वाद में खट्टा होता कि नहीं होता है? क्यों खट्टा होता है? क्योंकि उसमें अंदर क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। हमारी धारणा अम्ल को देख के, एसिड को देख के, अरे एसिड क्यों, अपन ने एसिड एसिड देखे कि एसिड तो जलाकर खत्म कर लेता है, एसिड तो बहुत खतरनाक होता है, उस पर तो एसिड अटैक हो गया। तो एसिड में भी अलग अलग प्रकार हुआ करते हैं, ठीक है। ये जो एसिड है ये खाने योग्य एसिड है, ठीक है। इसको अपन पेट में खा सकते हैं, ठीक है। जैसे तो अपने पेट के अंदर जठर रस होता है, उसमें भी अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। तो एक कैपेसिटी के अनुसार होती है सारी चीजें, तो इसको देखे घबराना नहीं है। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर अम्ल को आप ऐसे स्वाद पे चखोगे तो ये खट्टा सा लगेगा आपको, ठीक है। एक साथियों लिटमस पत्र होता है, ठीक है। पत्थर का मतलब ये वाला पत्थर नहीं है, पत्थर का मतलब पेपर है, ठीक है। एक कागज होता है, लिटमस कागज कहा जाता है, इसलिए इसको लिटमस पत्र कहा जाता है, पत्र है, ठीक है। लव लेटर वाला पत्र होता है ना, वही पत्र ये है। तो लिटमस पत्र होता है, उससे टेस्ट किया जाता है अपने को। भाई देखो, अब हर चीज को जीभ पे चक्के तो नहीं टेस्ट कर सकते कि अम्ल है या क्षार है। बहुत ज्यादा डेंजर अम्ल हुआ और जीभ पे डालते जीभ ही फट गई तो क्या करेंगे? तो हर चीज जीभ पे टेस्ट नहीं की जा सकती। तो एक लिटमस पत्र, एक कागज होता है जिसका नाम है लिटमस पत्र, उसको अगर उसमें डुबोएंगे, अगर कलर लाल हो जाता है तो वो विलियन किसका है? अम्ल का। जैसे एक बोतल है, इस बोतल के अंदर कुछ भरा हुआ है पानी, मुझे पता लगाना है कि ये अम्ल है या सार है। अम्ल है या सार है, तो मैं क्या करूंगा? लिटमस पेपर लूंगा, लिटमस पेपर को इसके अंदर डालूंगा। अगर लिटमस पेपर का रंग लाल हो गया तो वो क्या है? अम्ल है। तो वो क्या है? अम्ल है। और अगर ये लिटमस पेपर नीला हो जाता है तो क्या है? क्षार है, ठीक है। तो क्षार हो जाएंगे। तो कैसे याद रखोगे? अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? लाल करते हैं। अम्ल कैसा करते हैं? तो अम्ल, अमल, पीछे ल आ रहा, अम्ल लाल। अम्ल कैसा करते हैं? लाल। दोनों के पीछे ल आना चाहिए, अम्ल लाल, दोनों हैं सेम है इनकी। अम्ल लिटमस पत्र को कैसा करते हैं? लाल करते हैं। और जो क्षार होते हैं वो पीछे बच्चा कलर नीला, तो अम्ल कैसा करते हैं? नीला करते हैं, ठीक है। अम्ल है वो लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। कुछ अम्लों के उदाहरण हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 और HNO3 CH3COOH। ये कुछ अम्लों के क्या है? उदाहरण है, ठीक है। उसी प्रकार क्षार की बात की जाए तो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। जो OH नेगेटिव आयन देते हैं जलीय विलयन के अंदर, उन्हें क्षार की कैटेगरी में रखा जाता है। इनको अगर आप टेस्ट करोगे तो ये कड़वे होंगे। कैसे होंगे? प्राय स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। जैसे साबुन होता है, साबुन को चेक करना ही मतलब यूं अजीब टाइप सा लगता है, वो सारी कैटेगरी का होता है, ठीक है। क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस पत्र को कैसा बना देते हैं? नीला बना देते हैं, ठीक है। और इनके उदाहरण NaOH है, KOH है, CaOH2 जो चूना है आपका, और NaH NH4OH है। ये कुछ इसके क्या है? उदाहरण है।
अम्ल और क्षार क्या होता है, मेरे हिसाब से ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी। अच्छे प्रकार से समझना, एक भी डाउट नहीं रहेगा, बस अच्छे प्रकार से समझना है, ठीक है। अम्ल क्या करते हैं, जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, जबकि सार जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। सार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये इन दोनों के उदाहरण होंगे, बस इतना एग्जाम में अंतर में लिख के आ जाओगे, अगर सवाल आता है तो सफिशियंट है, ठीक है। उसके बाद लिटमस पत्र क्या होता है, ये कैसे बनता है, उसकी बात करते हैं। तो पहले तो आपको ये बता दिया, हमें जब गुरुजी ने पढ़ाया था तो मैं तो वो पत्थर पत्थर मतलब भाटा ही समझता था, ठीक है। हैं? लेकिन जब पढ़ा हुआ देखा किताब में कि पत्र है, ठीक है, फिर समझ में आया कि ये भाटा नहीं है, ये क्या है, ये एक कागज होता है, ठीक है। हालांकि बाद में हमें सर ने बताया भी था 10th क्लास के अंदर, ठीक है, कि ये देखिएगा ये क्या है, ऐसा लिटमस पत्र होता है, ठीक है, तो कागज बताया भी था। लिटमस पत्र क्या है, तो साथियों ये एक प्रकार का सूचक है। सूचक का मतलब क्या होता है, सूचक, किसी भी शब्द के पीछे क आ रहा है ना, मतलब अधिकांश तो उसका अर्थ होता है करने वाला, करने वाला, ठीक है। जैसे प्रदूषक, प्रदूषक किसे कहते हैं, जो प्रदूषण करते हैं। तो प्रदूष का मतलब प्रदूषण, क का मतलब करने वाला, जो प्रदूषण करने वाला। उसी प्रकार सूच का मतलब सूचित करने वाला, ठीक है, सूचित करने वाला, जो हमें सूचना प्रदान करे, जो हमें सूचनाएं देते हैं, उन्हें हम सूचक कहते हैं। क्या है कि सूचक है, ठीक है। तो ये लिटमस पत्र में सूचना देने का काम करता है कि भाई कोई चीज अम्ल है या क्षार है। अम्ल होगा तो वो लाल हो जाता है लिटमस पत्र, क्षार होता है तो नीला हो जाता है। तो ये एक प्रकार का सूचक है। किससे बनता है, तो पौधों का एक समूह है, ग्रुप है, जिसका नाम है थेलोफाइटा, ठीक है। थेलोफाइटा समूह का एक पौधा है लीचेन, उस पौधे से क्या है, उस पौधे से लिटमस पत्र बनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि लिटमस पत्र की प्राप्ति किस पौधे से की जाती है। लिटमस पत्र की प्राप्ति साथियों लीचेन नाम के पौधे से की जाती है। क्या सर, अम्ल और क्षार है, इसका टेस्ट करने के लिए, कोई चीज अम्ल है या क्षार है, इसका टेस्ट करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए, इसका पता लगाने के लिए केवल लिटमस पत्र का ही प्रयोग करेंगे, और कोई चीज है ही नहीं क्या। लिटमस पत्र है, इससे ही पता लग सकता, और कोई चीज नहीं है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है लिटमस पत्र का। बाकी ये सूचक है लिटमस पत्र भी, और भी बहुत सारे सूचक होते हैं, उनकी अपन क्या करते हैं, आगे बात करते हैं। लिटमस पत्र किस रंग का होता है सर, इसका खुद का रंग कैसा होता है लिटमस पत्र का। लिटमस पत्र बैगनी रंग का होता है। कैसा होता है, लिटमस पत्र खुद है ये तो होता है बैगनी रंग का, इसके ऊपर अम्ल डाला तो ये लाल रंग में बदल जाता है, और क्षार डाला तो ये कैसा हो जाता है, नीले रंग में बदल जाता है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सूचक। लिटमस पत्र एक सूचक है। एक ऐसे कितने एक सूचक होते हैं, कितने प्रकार के सूचक हो सकते हैं, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला, हमें सूचना प्रदान करे। अब हमें यहाँ पे कौन सी सूचना चाहिए, हमें तो ये सूचना चाहिए कि कोई चीज अमल है या क्षार है। तो हमारे इस दूसरे पार्ट में सूचक का मतलब होगा कि वे पदार्थ जो अमल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं, कि किसी विलयन में उपस्थित जो पदार्थ है, लिक्विड है, वो अम्ल है या क्षार है, इसका पता लगा के हमें बताए वो कौन के, वो क्या है, वो सूचक कहलाते हैं। ये सूचक 3 प्रकार के होते हैं साथियों। सूचक कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। एक तो प्राकृतिक सूचक, जो सीधे हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो हमें सीधे क्या होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, हमने नहीं बनाया है उन्हें, ठीक है। जैसे लिटमस पत्र है, तो लीचेन नाम का एक पौधा था, उस लीचेन नाम के पौधे से ही हमें प्राप्त हो गया। लीचेन नाम का पौधा, पौधा प्रकृति की देन है, ठीक है। लाल पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी होती है जिसकी आप सब्जी बनाते हो, हमने थोड़ी बनाई है, उगती है अपने आप, होते हैं तो, ठीक है। तो लाल पत्ता गोभी है, ये क्या है, इससे भी पता लगाया जा सकता है कि अम्ल है क्षार है। आपको कि सर लाल पत्ता गोभी से, चलो लिटमस पत्र का तो मान लिया कि भाई अम्ल होगा तो लाल हो जाएगा, क्षार होगा तो नीला हो जाएगा। पत्ता गोभी से कैसे पता चलेगा, तो आगे अपन वो भी देखेंगे कि अगर अम्ल है तो लाल पत्ता गोभी कैसी हो जाएगी, क्षार है तो लाल पत्ता गोभी कैसी हो जाएगी। उसी प्रकार हल्दी, ये भी क्या है, प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। तो पहला तो होता है प्राकृतिक सूचक, जिसमें लिटमस पत्थर, लाल पत्ता गोभी और हल्दी आ गए। दूसरा है साथियों संश्लेषित या कृत्रिम सूचक, जिसे हमने प्रयोगशाला में बनाया है, लैब में बनाया है, जिसे हमें क्या किया है, हमने लैब के अंदर बनाया है, प्रयोगशाला के अंदर बनाया है। केमिकल से एक प्रकार से आप मानिए, उन्हें क्या कहा जाता है, संश्लेषित या कृत्रिम कहा जाएगा। जिसमें मेथिल ऑरेंज और फिनॉल फ्लेविन, ठीक है, फिनॉल फ्लेविन है, फिनॉल फ्लेविन, ठीक है, और क्या है, मेथिल ऑरेंज है। ये साथियों क्या है, संश्लेषित सूचक केंद्र आएंगे। तीसरा होता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक का मतलब ऐसे सूचक जिनका कोई कलर वलर वगैरह कुछ नहीं होगा, लेकिन गंध आएगी, किसी विशेष प्रकार की गंध आएगी, उससे पता चलेगा कि अम्ल है या क्षार है। जो गंध देकर पता लगाते हैं, हमें पता चल जाता है उनकी गंध सूंघ करके ये अम्ल की गंध है या क्षार की गंध है। तो प्याज है, वेनिला का रस है, और लौंग तेल है, ये क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। सर एग्जाम में हमें यहाँ से क्या याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि
प्राकृतिक सूचक के उदाहरण बताइए, कृत्रिम सूचक के उदाहरण बताइए, या गंधीय सूचकों के नाम लिखिए। तो वो थोड़ा सा आपको है पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। अब देखो एक एक की बात करते हैं कि हल्दी पर क्या परिवर्तन होता है, अम्ल के साथ, क्षार के साथ क्या परिवर्तन होता है, उसकी अपन क्या करते हैं, उसकी अपन बात करते हैं, ठीक है। तो इधर देखिए सभी, लिटमस पत्र है साथियों। लिटमस पत्र पर अगर अम्ल, ये यहाँ एसिड अम्ल है, ठीक है, अगर लिटमस पत्र पर अम्ल डाला जाएगा तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और क्षार डाला जाएगा तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ये तो याद रखना ही है, यूं मरते दम तक नहीं भूलना है, सबसे मोस्ट तो यही है, ठीक है। उसके बाद पत्ता गोभी लाल होती है, लाल पत्ता गोभी लेनी है, ठीक है ना? लाल पत्ता गोभी होनी चाहिए। लाल पत्ता गोभी का अगर अम्ल डाला गया तो वो लाल ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। लाल कैसी रहेगी, लाल ही रहेगी, कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, ये अम्ल है। लेकिन अगर पत्ता गोभी पर कोई लिक्विड डाला जाए, पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी का रंग हरा हो जाता है, इसका मतलब वो चीज क्या है, क्षार है, ठीक है। उसी प्रकार हल्दी, हल्दी में साथियों एसिड मिलाया जाए तो इसके रंग में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हल्दी का रंग कोई लिक्विड डालने पर लाल हो जाता है, इसका मतलब वो लिक्विड कौन सा है, क्षार है। मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल रंग रहता है, क्षार के साथ कैसा बन जाएगा, पीला बन जाएगा। उसी प्रकार फिनोल्फ्लेविन है, फिनोल्फथेलिन ऐसा नाम है इसका, ठीक है, फिनोल्फ्लेविन, फिनोल्फथेलिन है, ठीक है भाई। जो नोट होते हैं, नोट, किसी को पकड़ना है वगड़ना है तो एक नोट है, इसका लेप जो ये मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होती है तो उसमें इससे हाथ धुलाए जाते हैं तो कलर वगैरह चेंज हो जाता है हाथों का, और उससे पता चलता है, इसलिए कहते हैं कि रंगे हाथों पकड़ा गया वगैरह, ठीक है। इसकी अलग कहानी अपने सिलेबस में नहीं है, इतना ही पता रखना है कि ये रंग कैसा बनाता है। प्याज का रस है साथियों, ठीक है, प्याज का रस है। मेथिल ऑरेंज लाल और पीला हो गया। फिनोल्फिलिन की बात करें तो फिनोल्फिलिन की बात करें, अम्ल है तो ये रंगहीन रहेगा, और सार के साथ ये कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। अब बात करते हैं वेनिला के रस, प्याज के रस की। तो प्याज का रस है साथियों, एसिड डाला जाए तो गंध बहुत तेज हो जाएगी, बहुत ज्यादा गंध आने लगेगी प्याज की, मतलब इसका मतलब क्या, एसिड है। और कोई गंध नहीं आती है, मतलब वो क्या है, क्षार है। वेनिला का रस है, गंध वही की वही रहेगी, गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समान गंध रहेगी, जैसी पहले थी वैसी की वैसी अभी रह रही है। तो वो क्या है, अम्ल है। लेकिन गंध गायब हो जाती है, कोई गंध नहीं आती है, तो क्या था, क्षार था। उसी प्रकार लौंग का जो रस है, तेलीय रस वगैरह, उसमें साथियों अगर गंध सेम की सेम रहती है, उसका मतलब वो क्या डाला गया है, अम्ल डाला गया है। और गंध आती आप नहीं है, कोई गंध नहीं आती है, उसका मतलब वो चीज क्या थी, क्षार थी, ठीक है। तो अम्ल और क्षार होते क्या है, इसके अंदर अपन ने परिभाषाएं और इनके अंतर पढ़े। लिटमस पत्र क्या होता है, एक प्रकार का सूचक है, लेचिन नामक पौधे से प्राप्त किया जाएगा, जो थेलोफाइटा ग्रुप का पौधा है। ये लिटमस पत्र खुद है वो किस रंग का होता है, बैगनी रंग का। उसके बाद ये लिटमस पत्र एक प्रकार का सूचक है, तो कुछ सूचक पढ़े अपने, जिसमें प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक, ठीक है, उनके उदाहरण पढ़े। उसके बाद उनका अम्ल और सार के संपर्क में आने पर किस प्रकार से परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन पढ़ा, ठीक है। अब मेन पार्ट टॉपिक का शुरू होता है। अम्ल की जब धातुओं के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, जब अम्ल की धातुओं के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। तो अच्छे से सुनना, मैं यहाँ पे शॉर्ट रूप में लिखे आया हूँ, बाकी काफी चीजें बोल रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो, अम्ल की जब धातु के साथ क्रिया कराई जाती है तो लवण और H2 गैस बनती है। क्या याद रखोगे, अगर परीक्षा में एक छोटा सा 1 नंबर का प्रश्न आ गया कि क्या होता है जब अम्ल की क्रिया धातुओं के साथ कराई जाती है, तो आंसर क्या है कि अम्ल की क्रिया जब धातुओं के साथ कराई जाती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे देखो 2HCl, या हाइड्रोक्लोरिक क्या है, अम्ल है, अम्ल है। जिंक एक प्रकार की धातु है, धातु है। तो अपन HCl की क्रिया जिंक से करवाते हैं तो क्या बनता है, ZnCl2 बनता है, ठीक है। ये क्या बन गया, ZnCl2 बन गया, ये लवण हो गया, और EH2 गैस बाहर आ गई, ठीक है। उसी प्रकार H2SO पर सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रकार का एसिड है, इसकी क्रिया जिंक धातु से करवाते तो ZnSO4 बन जाता है, H2 गैस क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। इसका मतलब यह है कि अम्ल की क्रिया जब धातु के साथ कराई जाएगी तो लवण और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। इसी प्रकार और भी अपन बहुत सारी चीजों से बात करेंगे। जब क्षार की क्रिया धातु के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, जब क्षार की क्रिया धातु के साथ कराई जाती है, जब अम्ल की क्रिया तो धातु के साथ करवाई तो अपन ने देखा कि लवण और क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना। अगर क्षार की क्रिया धातु के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, तो उसकी अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या बनेगा साथियों,
इसी कंडीशन में सेम रहेगा, ठीक है। इसी कंडीशन में भी क्षार की क्रिया जब धातु के साथ कराई जाएगी तो लवण और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 2NaOH है। 2NaOH की क्रिया जिंक से करवाई जाती है तो Na2ZnO2 और H2 बन जाता है, और Na2ZnO2 को बोला जाता है सोडियम जिंकेट। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। समीकरण Zn मैंने यह लिखा है तो सोल्व करना आपको सिखा दिया है। अब ये प्रोडक्ट बन रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा वो आप खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारा काम है इसको समझना कि बनता क्या है। तो अम्ल है, उसकी क्रिया भी धातु के साथ कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्षार की क्रिया भी धातु के साथ कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे एक बात है, प्रश्न आता है कि पीतल के धातु में दही को क्यों नहीं रखना चाहिए। बताओ भाई, पीतल के धातु में दही को क्यों नहीं रखना चाहिए। आपके घर पे जो कांसी वगैरह ऐसे बर्तन होते हैं उनमें आप दही दूध देके खाते हो तो थोड़ा इसका स्वाद चेंज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। पीतल के बर्तनों में, तो पीतल क्या है, एक प्रकार की धातु है, आप सभी को पता है। पीतल एक प्रकार की धातु है। दही के अंदर क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल की धातु के साथ क्या हो गई, देखो इधर अम्ल की धातु के साथ क्रिया हो रही है, ये देखो अम्ल की धातु के साथ क्रिया क्या बनती है, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस। और ये जो लवण बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये लवण जहरीला होता है, विषैला होता है, खाने योग्य नहीं होता है। इस वजह से कहा जाता है कि पीतल के बर्तनों के अंदर क्या है, दही को नहीं रखना चाहिए। इसका लॉजिक क्या है, यही है, ठीक है। तो नॉट, पीतल के धातु में दही नहीं रखना चाहिए। पीतल के बर्तनों में लिखेंगे हम, यहाँ पे थोड़े हमारे टाइपिस्ट अभी भाई सीख रहे हैं। पीतल के बर्तनों में दही नहीं रखना चाहिए क्योंकि पीतल एक क्या है, धातु है जो दही से क्रिया करके एक विषैला लवण बनाती है, जो हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इसलिए साथियों ऐसा कहा जाता है। छोटा सा प्रश्न है, पूछा जाता है, याद कर लेना, ठीक है। क्या पूछा जाएगा सर, क्या होता है जब पीतल के बर्तनों में दही को रखा जाता है तो क्या होगा। दही है वो धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, विषैला लवण बनाएगा। क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये विषैला होता है, ये इसका कारण आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो अम्ल और क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया हो गई। अब बात करते हैं अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। वो तो सिर्फ धातु के साथ क्रिया थी, अगर धातुओं के ऑक्साइड के साथ क्रिया करवाई जाए तो हमें किस प्रकार का रिजल्ट प्राप्त होता है, उसकी हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो हाँ, अम्ल की धातु ऑक्साइडों से क्रिया। तो अम्ल साथियों धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। अब देखो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अम्ल धातु से क्रिया करता तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती थी। अम्ल अगर धातु ऑक्साइड से क्रिया कर रहा है तो लवण और जल बन रहे हैं, ये तो याद रखो। लेकिन एक चीज याद रखनी, इनकी प्रकृति चेंज हो जाती है। अम्ल था, क्रिया कौन कर रहा था, अम्ल कर रहा था, धातु ऑक्साइड से क्रिया की, लवण और जल बना, और इसकी प्रकृति कैसी हो गई, क्षारीय हो गई। ये खुद क्या हो जाते हैं, क्षारीय प्रकृति के हो जाते हैं, ठीक है। ये खुद क्या हो जाते हैं, ये खुद क्या हो रहा है भाई, ऐसे होगा बैक, हाँ हाँ, ये खुद क्या होते हैं, ये खुद क्षारीय प्रकृति के हो जाते हैं, ठीक है। याद रखना है, अम्ल है वो धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाता है और स्वयं क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। उसी प्रकार क्षार है वो भी धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाती है, और ये कैसी हो जाती है, अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। दोनों चीज समझ में आ गई। प्रश्न पूछेगी क्या होता है जब अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से कराई जाती है। अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से कराई जाएगी तो लवण और जल बनेगा। अम्ल था तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। अगर क्षार की क्रिया धातु ऑक्साइड से कराई जाए तो क्षार है वो धातु ऑक्साइड, क्षार की क्रिया अगर धातु ऑक्साइड से कराई जाए तो भी वही बात होगी, लवण और जल बनेगा। क्षार था तो प्रकृति अपोजिट अम्ल हो जाएगा। दोनों चीजें आपको अच्छे प्रकार से क्लियर आ गई होगी। अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला जो रटने वाला, सारी चीजें समझने वाली है, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, ये अम्ल है, HCl अम्ल है, इसकी क्रिया धातु ऑक्साइड, ये कॉपर का ऑक्साइड है CuO, इससे कराई जा रही है। तो देखो CuCl2 लवण बन जाता है, ठीक है, कॉपर क्लोराइड लवण बन जाता है, और H2O क्या है, जल है, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी। अब ये HCl है, इसकी प्रकृति क्षारीय हो गई है, यानी कि इसमें अभिक्रिया में राही नहीं, पानी वगैरह निकल गया, ठीक है। तो याद रखना है, अम्ल है, इसकी धातु ऑक्साइड से क्रिया कराई जा रही है, लवण और क्या बन रहा है, जल बन रहा है। उसी प्रकार हम एक क्षार लेते हैं और उसकी क्रिया भी धातु ऑक्साइड से करवाते हैं, तो क्या होता है उसकी बात करें तो CaOH2 लिया अपन ने, ठीक है, और इसकी क्रिया अपन ने क्या की है, इसकी क्रिया अपन करा रहे हैं क्षार के साथ, तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा, ठीक है। और इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। समझने की बात है, रिएक्शनों पे इतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि वो बस यहाँ पे चीजें आपको अच्छे से समझनी है। CaOH2 है, धात्विक ऑक्साइड है, और क्षार इन्होंने थोड़ा सा गलत ले लिया, ठीक है।
कैल्शियम कार्बोनेट का लवण और जल निकल रहा। चलिए आगे देखिए, अब ये बात होगी, दो बातें क्या क्या क्लियर हुई, ध्यान रखना। मेरा यहाँ पे फोकस है वो सिर्फ आपको समझाने में है, ठीक है। दो बातें क्या क्या हुई है, क्या ध्यान रखोगे सर, क्या ध्यान रखोगे भाई? पहली बात तो सर ये ध्यान रखेंगे हम, क्या, जब अम्ल की क्रिया हो या क्षार की क्रिया हो, धातुओं के साथ होती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है सर, बात क्लियर। दूसरी, अम्ल की क्रिया हो या क्षार की क्रिया हो, जब धातुओं के ऑक्साइड के साथ क्रिया होती है, धातु ऑक्साइड से क्रिया होती है, तो लवण और जल बनता है और इनकी प्रकृति चेंज हो जाती है। अम्ल है तो प्रकृति क्षारीय हो जाएगी, क्षार है तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। इतनी बातें यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद तीसरी है कि जब धातु कार्बोनेटों से इनकी क्रिया कराई जाती, क्या होता है जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया है वो धातु कार्बोनेटों से कराते हैं, ठीक है। क्या कहा गया है कि क्या होता है जब अम्ल और क्षार की क्रिया हम धातु कार्बोनेट से करवाते हैं। तो जब धातु कार्बोनेट से क्रिया कराई जाती है तो ध्यान रखना, क्षार है वो तो धातु कार्बोनेट से क्रिया करते नहीं है, सीधी बात है। क्षार होते हैं वो धातु कार्बोनेट से क्रिया करते नहीं है। तो फिर पीछे बचा अम्ल। अम्ल क्या धातु कार्बोनेटों से क्रिया करते हैं? तो बिल्कुल अम्ल है वो धातु कार्बोनेटों से क्रिया करते हैं। अच्छा, अम्ल धातु कार्बोनेटों से क्रिया करते तो क्या बनता है? तो देखो अम्ल है, देखो स्टेप बाय स्टेप याद रखो, ठीक है ना। पहले वाले में तो क्या बनता था? लवण और हाइड्रोजन गैस। दूसरे वाले धातु ऑक्साइडों के साथ क्या बनता था? लवण, जल और प्रकृति चेंज। तीसरा, धातु कार्बोनेट से क्रिया करवाते तो क्षार तो धातु कार्बोनेट से क्रिया करता नहीं है, अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट से कराई जाती है तो लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। क्या बनेगा? प्रश्न क्या पूछा जाएगा? क्या होता है जब अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराई जाती है? तो अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, याद रख लेना, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल है, धातु कार्बोनेट होगा, ये अम्ल से क्रिया करेगा, लवण CO2 और H2O बनेगी। जैसे देखो Na2CO3 नाम का एक धातु कार्बोनेट है, इसकी अम्ल HCl से क्रिया कराई जा रही है तो NaCl बन गया जो नमक लवण है, CO2 बन गई और H2O बन गई। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि ये CO2 बनी है या नहीं बनी है? कैसे पता चलेगा? तो CO2 की पहचान के लिए साथियों इसको चूने के पानी में प्रवाहित किया जाए। क्या किया जाता है? इसको साथियों क्या है, चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है। कितनी CO2 बनी? ज्यादा CO2 बनी तो पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कम में पता चल जाता है। तो CO2 गैस की पहचान के लिए क्या किया जाता है? इसको CaOH2 में प्रवाहित करते हैं, जो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल प्राप्त होता है और इसका रंग कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। अगर रंग दूधिया हो रहा है मतलब क्या है? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। ये इसकी पहचान करने का तरीका है। तो देखो CaOH2 है, इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बन रही है CaCO3 और H2 जल बन रहा है, ठीक है। तो ये कुछ आपकी क्या है, धातु कार्बोनेटों से अम्ल और क्षारों की क्रिया हो गई। अब जो अपन ने यहाँ पे बात की है कि इसकी पहचान वाली कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसका प्रश्न पूछा जाता है तो इसको अपन थोड़ा विस्तार से समझते हैं। क्या समझते हैं कि देखिएगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 अधिक मात्रा में प्रवाहित कर ली जाए तो जल की उपस्थिति में ये पारदर्शी व घुलनशील पदार्थ का निर्माण हो जाता है, जिस कारण संपूर्ण विलयन कैसा बन जाता है? पारदर्शी बन जाता है। कम मात्रा में प्रवाहित होगी तब तो रंग दूधिया हो जाएगा, पता चलेगा, लेकिन ज्यादा मात्रा में CO2 आ गई तो इसका रंग एकदम पारदर्शी हो जाएगा, घुलनशील हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए CaCO3 है, इसके विलयन में H2O और CO2 प्रवाहित की गई CaHCO3, जल में क्या होता है? ये विलनशील लवण होता है, ठीक है। बताओ इतनी बात सबको समझ में आई या नहीं है? फटाफट से कमेंट करके बताओ। क्लास अच्छे से समझ में आ रही है? फटाफट से क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बताइए। चलो क्लियर है सबकी? फटाफट से एक बार कमेंट कीजिए। जो भी नए छात्री है, जो भी नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि आप क्लास को अच्छे प्रकार से क्या करेंगे, लाइक करेंगे, अपने और भी दोस्तों के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे और अच्छे प्रकार से अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं आगे। अगला हमारा जो सवाल है वो अगला है नोट, वो क्या है, कुछ और भी चीजें हैं। चूना, चूना पत्थर है ये, ठीक है। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। देखो ये तो मैंने आपको पहले ही लिखाया था कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र भी होता है CaCO3, और मैंने आपको बताया कि संगमरमर का सूत्र भी क्या होता है? CaCO3 होता है। खड़िया का सूत्र भी यही होगा,
चूने पत्थर का सूत्र भी यही हो रहा है। क्यों यही हो रहा है? क्योंकि ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप है। चूना कहो, चूना पत्थर कहो, खड़िया कहो, संगमरमर कहो या कैल्शियम कार्बोनेट कहो, एक ही चीज है। सभी धातु कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके लवण जल व क्या बनाते हैं? CO2 बनाते हैं। बताओ, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि इनके जलीय विलयन है वो धातु का चालन करते हैं, क्योंकि अम्ल व क्षार क्या होते हैं? OH आयन देते हैं। ये तो इनकी चालकता से प्रश्न है। अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे पता चलेगा कि किसी विलयन के अंदर विद्युत का प्रवाह हो रहा है नहीं हो रहा है, तो देखो, अम्ल है वो जल में घुलकर H+ आयन देगा, और क्षार है वो जल में घुलकर क्या करेगा? OH- आयन देगा। तो इससे क्या करेगा? इससे पता चलेगा। तो भाई साहब, हमारे टाइपिंग वाले भाई साहब है, ये थोड़ी सी गलतियां कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। कि अम्ल और क्षार में समानता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगला आपका हेडिंग आता है कि अम्ल और क्षार में समानता क्या है? अम्ल और क्षार है, इसके अंदर समानता क्या है? अम्ल व क्षार में समानता क्या है? समानता यह है कि साथियों, इन दोनों के जलीय विलयन है वो धातु का विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। इन दोनों के जलीय विलयन है ये क्या करते हैं? चालन करते हैं, ठीक है। ये चालन प्रकृति के होते हैं, इसमें से विद्युत का प्रवाह है वो किया जा सकता है, ठीक है। चाहे अम्ल का विलयन हो या चाहे क्षार का विलयन हो, ये दोनों क्या है? विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। क्यों चालन करेंगे? क्योंकि साथ ही इनमें आयन पाए जाते हैं। विद्युत का चालन कहाँ पे होता है? जहाँ पे आयन पाए जाएंगे, ठीक है। तो इनमें क्या है? H+ आयन होता है अम्ल में, और क्षार में OH- आयन दे देगा। भाई जलीय विलयन में अम्ल H+ आयन दे देगा, क्षार OH- आयन दे देगा। आयन आ गए तो विद्युत का क्या होगा? प्रवाह होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि अम्ल और पूरा ही चला गया क्या? अम्ल व क्षार में समानता क्या है? तो ये दोनों ही क्या करते हैं? जलीय विलयन के अंदर विद्युत का क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। ये इनमें समानता है। अब एक नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है तनुकरण। तनुकरण किसे कहा जाता है, इसकी बात करते हैं। तो देखिएगा, किसी भी अम्ल या क्षार में पानी डालना तनुकरण कहलाता है। एक तो होता है सांद्र, एक तनु, दो चीजें होती है। उसमें पानी डाल दिया तो वो तनु हो गया। क्या हो गया? अम्ल या क्षार में अगर आपने पानी डाल दिया है, मतलब उसकी जो एक प्रकार से कहेंगे प्रभावशीलता, वो पानी डाला थोड़ी कम हो गई, ठीक है। उसको कहा जाता है तनु, ठीक है। तो देखिएगा, तनुकरण की परिभाषा क्या है? अम्ल या क्षार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है, ठीक है। भाई पानी डाला है तो उनकी जो सांद्रता है, देखो दो चीजें, सीधी बात है। आपने नाम पढ़ा होगा, एक तो सांद्र HCl है, के सांद्र HCl है, एक तनु HCl है, ठीक है। तो सांद्र HCl का मतलब है इसमें पानी कम है या है ही नहीं। तनु HCl में क्या है? पानी डाला गया है, ठीक है। तो इसमें पानी नहीं है, इसलिए ये सांद्र कहलाएगा। इसमें पानी डाल दिया तो इसलिए तनु कहेंगे, और पानी डालेंगे तो और इसकी सांद्रता कम होती जाएगी, ठीक है। तो तनुकरण की परिभाषा क्या होगी? अम्ल या क्षार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या होती है? कमी आ जाती है। इसे क्या कहा जाता है? तनुकरण कहा जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आप सभी का क्लियर हो गया होगा। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, एक बार फिर से मेरे साथ रिवीजन कीजिए ताकि याद हो जाए। दूसरा पार्ट से आप बच्चे डरते बहुत है, मैंने ऐसा देखा है। तो डरना नहीं है, याद करना साथ साथ। क्या है? अम्ल और क्षार क्या होते हैं, इनमें अंतर पढ़े, सर पढ़े। उसके बाद लिटमस पत्र पढ़ा, ठीक है। सूचक कितने प्रकार के होते हैं उसको पढ़े, उनके उदाहरण पढ़े, और कौन सा सूचक अम्ल और साथ क्षार के साथ किस प्रकार का रिएक्ट करता वो पढ़ा। उसके बाद अम्ल और क्षारों की धातुओं से क्रिया पढ़ी, धातु ऑक्साइडों से क्रिया पढ़ी, और धातु कार्बोनेटों से क्रिया पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा तनुकरण, और अब हमारा टॉपिक है अम्लों के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों, अम्ल है वो दो प्रकार के होंगे। एक तो होगा प्रबल अम्ल, दूसरा होगा दुर्बल अम्ल। क्या है? एक तो होगा प्रबल अम्ल और दूसरा क्या होगा? दुर्बल अम्ल, ठीक है। प्रबल अम्ल का मतलब क्या? ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाला, ज्यादा है उसके अंदर प्रबलता, ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो ज्यादा इफेक्टिव कब होगा? अम्ल है वो जलीय विलयन में क्या देता है? H+ आयन देता है। तो भाई जो अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन ज्यादा देगा उसको अपन क्या कहेंगे? प्रबल कहेंगे। और जो अम्ल जलीय विलयन में साथियों H+ आयन है, ये क्या देगा? कम देगा। तो कम एनर्जी है, इसका मतलब उसको अपन क्या कहते हैं? दुर्बल कहते हैं। तो बस वही बात है कि अम्ल है दो प्रकार के होंगे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल जिसमें H+ आयनों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। दुर्बल अम्ल जिसमें H+ आयनों की संख्या क्या होगी? कम होगी। प्रबल अम्लों के उदाहरण कौन कौन से हैं? H2SO4 जिसको आप कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 जिसको आप क्या कहेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। और दूसरा उदाहरण है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये एक प्रकार के प्रबल अम्ल है। और एक HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये बहुत प्रबल अम्ल है HCl, ठीक है। जीरो होती है इसकी पीएच। आगे अपन पीएच स्केल पढ़ेंगे। जो पीएच स्केल होता है 0 से 7 और 7 से 14, इसके बीच में जो है वो तो क्षार कहलाएंगे, और इसके बीच में अम्ल कहलाएंगे। जिसके जितनी पीएच कम उतना वो ज्यादा अम्लीय कहलाता है, ठीक है। तो HCl तेज हो गया।
दुर्बल अम्लों की बात करें तो एसिटिक अम्ल है आपके सामने CH3COOH और H2CO3 जो कार्बोनिक अम्ल है, ये दुर्बल अम्लों के उदाहरण है। अच्छा सर, क्या पूछा जा सकता है सवाल में? प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? कोई दो प्रबल अम्लों के नाम लिखिए, क्या लिखोगे? ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन ज्यादा देते हैं या उनके द्वारा दिए जाने वाले H+ आयनों की संख्या ज्यादा होती है, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्लों के उदाहरण HCl लिख दोगे आप, H2SO4 लिख दोगे और HNO3 लिख दोगे। उसी प्रकार दुर्बल अम्ल का हो गया। उसी प्रकार बात करते हैं क्षार किसे कहते हैं और क्षारों के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो जैसा अम्ल में हुआ है वैसा का वैसा क्षार में भी होगा। क्षार साथियों, अरिनीस के अनुसार क्षारक जल में O- आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, ये तो सबको पता है। अब OH नेगेटिव आयन जो ज्यादा देगा उसको तो कहेंगे प्रबल क्षार। जो क्या है, O- आयन है, जो OH- है, OH नेगेटिव आयन की संख्या अधिक होगी वो तो होंगे प्रबल क्षार। और दुर्बल क्षार किसे कहेंगे? जिनमें OH नेगेटिव आयनों की संख्या कम होगी। भाई अगर दुर्बल क्षार है वो जलीय विलयन में OH- आयन है वो कम रहता है तो उसको अपन दुर्बल क्षार कहेंगे। अगर वो जलीय विलयन में OH- आयन ज्यादा देता है तो उसको क्या कहेंगे? प्रबल क्षार कहेंगे। ये इनके उदाहरण है NaOH और KOH। NaOH को कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH को कहा जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये तो है प्रबल क्षार। कैसे? प्रबल क्षार। और ये है दुर्बल क्षार। जैसे देखिएगा NH4OH जिसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, इनके आपको यूज पूछे जा सकते हैं कि उपयोग कहां पे होता है दुर्बल क्षारों का, तो अच्छे से याद कर लेना दुर्बल क्षार कौन कौन से हैं, इनका यूज कहां पे होता है। देखिएगा OH नेगेटिव आयनों की संख्या कम है इसलिए इसको दुर्बल कहते हैं। NH4OH जिसको कहा जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, साथियों इसका खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। एक प्रकार की खाद के रूप में इसका उपयोग होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है। उसी प्रकार MgOH2, ये नाम आपने पहले से पढ़ रखा है। मैग्नीशियम रिबन या छड़ की क्रिया हाइड्रोजन की उपस्थिति में इसको जलाया जाता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो वही MgOH2 वाला है ये। इसको कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया साथियों। ठीक है। ये प्रति अम्ल एंटी एसिड के रूप में काम आता है। जब पेट के अंदर अम्ल ज्यादा हो जाता है, भाई अम्ल ज्यादा हो गया तो कैसे सोल्व करोगे? क्षार डालेंगे तो अम्ल और क्षार मिक्स होकर लवण और जल बनाएंगे, काम बैठेगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे आगे, उसमें आएगा। ठीक है। हमारे पेट में जब एसिडिटी बन जाती है, अम्ल जब ज्यादा हो जाता है तो साथियों आप इनो लाते हो, इनो पीते हो, ठीक है, उसके बाद एकदम सही हो जाता है। तो उसी प्रकार वो ये एक प्रकार का देसी इनो है, आप ये मान के चलिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है इसको साथियों। ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ये इसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है उस क्षारक का या उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग एंटी एसिड या पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है। क्या लिखोगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया Mg/OH2। ठीक है। आगे देखिएगा तीसरा है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे अपन। साथियों इसको मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए यूज में डाला जाता है। ठीक है। मिट्टी अगर आपकी ज्यादा अम्लीय हो गई है तो उसको वापस उदासीनीकरण करने के लिए क्या है? मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है। प्रश्न आ सकता है मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए किस चीज का या किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बताओ इतनी बातें सब की क्या है, अच्छे प्रकार से क्लियर हुई या नहीं हुई? फटाफट से बताइए। इतनी बातें सबकी अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई है तो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय दे रहा हूँ। और वैसे हमारा टेलीग्राम चैनल है तैयारी कर लो स्कूल, वहां पे ये पूरी PDF आ जाएगी, नोट्स आ जाएंगे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तैयारी कर लो स्कूल, तैयारी कर लो स्कूल नाम से आप क्या करेंगे? तैयारी कर लो स्कूल नाम से आप टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे, वहां पे आपको सारे मेथड मिल जाएंगे। अब अगले साथियों एक है अम्लराज या एक्वारोजिया। सुनार के पास आप गए होंगे, उसके पास एक घोल होता है जिसमें वो ये सोना वगैरह गला लेता है। भाई अपन कोई आभूषण लेके गए, महिलाओं के होता है कि पहले तो मान लिया कि कोई गले का आभूषण डलवाया, फैशन इनकी चेंज होती रहती है। 4 महीने बाद कोई नई फैशन का आ गया, उसको तो ऐसा बनवाना है, लेकिन ये तो इसके ऐसा है, क्या करें, फेंक भी नहीं सकते, सोना है, महंगा है। सुनार कैसे बनाएगा? सुनार साथियों इस सोने को गलाता है वापस और फिर वापस से दूसरा आभूषण बनाता है जो इसको चाहिए। ठीक है। तो सोना कैसे गलाता है वो? ठीक है। हालांकि महंगी धातुएं गलाई जाती है इससे, तो सोना है, प्लेटिनम है, ऐसी महंगी महंगी धातुएं। तो ये सोना वो कैसे गलाएगा? तो साथियों इसके लिए उसके पास एक अम्ल का, एसिड का एक मतलब घोल तैयार किया हुआ होता है जिसको कहते हैं एक्वारेजिया या अम्लराज। ठीक है। तो एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया सोनार के पास एक घोल तैयार होता है सोने को गलाने के लिए। आपसे पूछा जाता है एक्वारेजिया में किसका कितना अनुपात होता है। आपसे प्रश्न ये नहीं पूछेगा कि सोनार के पास क्या होता है, आपसे क्या पूछेगा कि एक्वारेजिया या अम्लराज है,
इसमें HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है, यहाँ इसमें क्या क्या होता है और उनका अनुपात कितना है। तो HCl का 3 अणु होगा तब HNO3 का 1 अणु होगा, ध्यान रखना, ठीक है। HCl और HNO3 का 3 अनुपात 1 होता है। एग्जामिनर घुमा सकता है, वो ऐसे पूछ ले HNO3 और HCl का अनुपात कितना होता है, HCl 3 है तो HCl के नीचे ही 3 लिखा जाएगा, 1:3 हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो कैसे ही पूछे आपको याद रखना है, ठीक है, कि किस प्रकार से पूछ रहा है। कहाँ पे एक्वा रेजिया का उपयोग क्या होता है, तो साथियों इसका उपयोग सोना और प्लेटिनम जैसी महंगी धातुओं को क्या है, गलाने के अंदर किया जाता है, ठीक है। महंगी धातुओं को गलाने के अंदर क्या है, सोना व प्लेटिनम जैसी महंगी धातुओं को गलाने के लिए क्या है, अम्ल राजिया एक्वा रेजिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनकी बात करते हैं साथियों। एक तो होता है क्षारक और एक होता है क्षार, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है उसकी बात करते हैं। तो देखिए इसके अंदर आपकी वही है कि क्षारक तो सभी को क्षारक कह दिया गया, जितने भी बेस कॉन्सेप्ट है सभी को क्षारक कह दिया गया, लेकिन उनमें से भी जो जल के अंदर घुलते हैं उनको क्षार कहेंगे। यानी कि ऐसा क्षारक साथियों जो जल में क्या है, जल में घुलेगा उसे अपन क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। बेसिक सी परिभाषा है, क्षार किसे कहते हैं। तो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जो जल में घुलनशील होता है, जो जल में घुलनशील क्षारक होता है उसे अपन क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, ठीक है। ये क्षार, इनका स्पर्श वगैरह कैसा होता था आपको बताया कि इनका स्पर्श साबुन की तरह ही होता है, स्वाद में कड़वे होते हैं और प्रकृति संक्षारक के रूप में होती है, रक्षक के रूप में, ठीक है। अब बात करते हैं आगे शुक्र ग्रह के संबंधित कुछ तथ्य। आपकी देखो किताब में एक छोटा सा छोटा पॉइंट दे रखा है ना, छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं भाई अपने, तो अपशब्द वाले आ सकते हैं, खाली जगह वाले आ सकते हैं, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की गई है। तो साथ में जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे आवरण से बना हुआ है, ध्यान रखना। शुक्र ग्रह का वायुमंडल किस एसिड से बना हुआ है, ध्यान रखना। शुक्र ग्रह है ना, शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है। सल्फ्यूरिक एटल के एसिड के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना है, ठीक है। H2SO4 से बना हुआ है, जो एक प्रकार का क्या है, प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। एक होती है उदासीनीकरण प्रक्रिया, ठीक है, थोड़े टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी, दुख हो रहा है। देखो एक उदासीनीकरण प्रक्रिया होती है, ठीक है, कि हमने क्या किया, हमने साथियों अम्ल की क्रिया है वो धातु के साथ करवा दी, मान लिया हमने अम्ल की क्रिया क्या है, हमने अम्ल की क्रिया धातुओं के ऑक्साइड के साथ करवा दी, धातु ऑक्साइड के साथ करवा दी। हमने अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेटों के साथ करवा दी, उनसे क्या क्या मिलता है वो तो हमें याद हो गया। अगर सर अम्ल की क्रिया क्षार के साथ करवा दें तो क्या होता है, उसकी बात करते हैं साथियों, ठीक है। तो साथियों याद रखना, जब अम्ल और क्षार की क्रिया आपस में कराई जाएगी, दोनों की प्रकृति अलग अलग है, ठीक है, एक खट्टा और एक कड़वा है, तो कुछ नहीं होगा, एकदम न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो अम्ल की क्रिया जब साथियों क्षार के साथ कराई जाती है तो लवण और जल बनता है, लवण और क्या बनता है, जल बनता है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, पूछा जाए आपसे तो, जब जब अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो लवण और जल बनता है, इससे क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो साथियों प्रकृति के अंदर भी ये जो हमारा प्रकृति, ये खुद एक प्रकार से उदासीनीकरण अभिक्रिया हमें दर्शाती है। ऐसे कुछ पौधे पाए जाते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आए तो उदासीन हो जाते हैं। सर ऐसा भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। नेटल का एक पौधा होता है, उसकी बात करते तो देखो प्रकृति उदासीनीकरण का विकल्प देती है। क्या विकल्प देती है साथियों, नेटल के पत्तों, नेटल नाम का एक पौधा होता है, नेटल के पत्तों में साथियों डंकनुमा बाल होते हैं। नेटल का पौधा होगा, जैसे बैंगन होता है, बैंगन के पत्तों में कांटे होते कि नहीं होते, होते हैं। वैसे कि वैसे नेटल के जो पत्ते होंगे उनमें भी ऐसे कांटे पाए जाते हैं, डंक पाए जाते हैं। वो कांटा होता है, उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है, उस कांटे में एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, ठीक है। ये साथियों अगर हमारे शरीर के टच हो जाए ना, तो मेथेनोइक अगर शरीर में जा रहा है तो बहुत जलन होगी, खुजली सुजली आने लगती है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, अगर ये हम इसको बाल को छू ले तो दर्द होता है। अब साथियों इसका इलाज कैसे करेंगे, तो अम्ल शरीर में गया है, अगर इसके ऊपर क्षार डाल दिया जाए तो लवण और जल बनेगा, उदासीन हो जाएगा, हो जाएगा। तो साथियों क्या है, इस के पास में ये पौधा उगता है, ठीक है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर साथियों क्या है, डांक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। डांक पौधा अधिकतर नेटल के पास ही पाया जाता है। देखो
इलाज भी पास में है, ठीक है, रोग भी पास है और रोग के पास में ही क्या पाया जाता है, इलाज पाया जाता है, ठीक है। ये सबसे क्या है, बड़ी बात है साथियों, ठीक है। क्या है, यही उदासीनीकरण है कि नेत्रल का पौधा होगा, उसके डंक अगर आपको चुभ गया तो आपके शरीर को दर्द करेगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना, नेत्रल के आसपास ही एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम है डोंक। अधिकतर ये नेत्रल के पौधे के पास में ही होता है, ठीक है। उसके आसपास ही आपको डोंक नाम का एक पौधा मिलेगा, उसकी पत्तियां लो और वापस ऊपर रगड़ दो, उदासीन हो जाएगा, दर्द बंद, ठीक है। तो प्रकृति खुद उदासीनीकरण का एग्जाम्पल देती है। पूछ ले कि प्रकृति खुद उदासीकरण का एग्जाम्पल देती है, समझाइए, तो ये आप लिख सकते हैं कि प्रकृति खुद है वो उदासीनीकरण का एग्जाम्पल देती है। अब बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखो क्या है उदासीनीकरण क्रिया, पहले से आपको मैंने ये समझा ही दिया है कि जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे उदासीनीकरण कहा जाता है। जैसे ये आपके पास एक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये NaOH क्षार है, तो लवण बनेगा NaCl, लवण बन गया, और H2O जल बन गया, लवण और जल बन गया, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अच्छा, हम कहते हैं कि कोई भी चीज उदासीन हो जाती है, उदासीन कब होती है साथियों, पीएच स्केल पर जब उसका पीएच 7 हो जाता है तो उसको अपन उदासीन कहते हैं, ठीक है। जैसे अपना पानी है, पानी अम्लीय है क्या, पानी खट्टा होता है, नहीं होता है, पानी कड़वा होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। मतलब एक नॉर्मल पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो कड़वा है वो पीने लायक नहीं है, फिर वो मतलब क्लोराइड मात्रा है उसके अंदर, खारा कह सकते हैं आप, ठीक है। तो एक न पानी कड़वा है और न क्या है, खट्टा है, मतलब उदासीन है, तो उसका पीएच 7 होता है, ठीक है। तो ये पीएच स्केल अभी आगे बढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। पीएच स्केल क्या है इसके बारे में अगर बात करते हैं कि क्या ये पीएच 7 और 8 होते हैं, तो देखिएगा पीएच स्केल है साथियों, ये एक प्रकार की स्केल है, क्या है, पैमाना है ऐसा। इसके ऊपर साथियों यहाँ 0, यहाँ 7 और यहाँ 14 लिखे हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार की एक क्या है, स्केल है। अब साथियों जिनका पीएच 1 2 3 ऐसे 7 तक और इधर है 14 तक, जिनका पीएच साथियों 0 से 7 के बीच में आएगा उनको अम्लीय पदार्थ कहा जाएगा। वो तो होते हैं अम्लीय, क्या होते हैं, अम्लीय। और जिनका पीएच 7 से 14 के बीच में आएगा उनको कहा जाता है क्षारीय। उनको क्या कहा जाता है, क्षारीय कहा जाता है। अच्छा, अम्ल में जिसका पीएच सबसे कम होगा, अम्ल में जिसका पीएच सबसे कम होगा यानी कि 0 होगा, वो प्रबल अम्ल कहलाएगा। वो कैसा कहलाएगा, प्रबल अम्ल कहलाएगा। क्षार में भी देखो, अम्ल में तो सबसे कम पीएच होगा, क्योंकि जैसे जैसे इधर आएंगे तो क्षार आगे आगे क्षार आ रहे हैं, तो प्रकृति क्षारीय होती जाती है। तो जो सबसे कम होगा, अम्ल में जिसका पीएच सबसे कम होगा उसको अपन प्रबल अम्ल कहेंगे, जबकि क्षार में जिसका पीएच सबसे ज्यादा होगा उसको प्रबल क्षार कहा जाएगा। उल्टे हैं दोनों, समझ में आएगा। ये स्केल है, इधर अम्ल से शुरू हो रहा है, हाँ, धीरे 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 7 से आगे बढ़ते क्षार आ जाएंगे, मतलब स्केल में इधर चलते हैं तब क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यहाँ वाला अम्ल है, इसमें क्षार कम, आगे क्षार ज्यादा ज्यादा, ऐसे समझो आप, ठीक है, देसी अंदाज से। तो ये वाला कम है मतलब प्रबल अम्ल कहलाएगा, अम्ल है सबसे कम मतलब प्रबल अम्ल। इधर सारी प्रवृत्ति बढ़ती है तो यहाँ तक सबसे सारी प्रवृत्ति फुल हो गई, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जिसकी होगी पीएच वो प्रबल क्षार कहलाएगा। क्लियर है बात, क्लियर, ठीक है। ये पीएच स्केल किसने दी, क्या दी, थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। पीएच स्केल साथियों किसी भी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता को मापता है। अगर परिभाषा पूछे कि पीएच स्केल क्या होती है, तो किसी भी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता जिस स्केल द्वारा मापी जाती है उसे पीएच स्केल कहते हैं। इसका नाम पीएच स्केल क्यों है, तो पी साथियों जर्मन शब्द है पुंसास, उससे बना है जिसका अर्थ शक्ति होता है। पीएच में जो पी शब्द है इसको लिखा ऐसे जाएगा, ठीक है, पीएच, ये हमारे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, टाइपिंग की थोड़ी मिस्टेक रहती है। नए नए हैं भाई साहब, सीख रहे हैं, आपका सिलेबस पूरा होगा तब तक सीख जाएंगे, ठीक है। हाँ, पी शब्द है वो जर्मन शब्द पुंसास से बना है जिसका अर्थ होता है शक्ति। एच है वो इसमें हाइड्रोजन आयनों को बताता है कि हाइड्रोजन आयन कितने हैं, ठीक है। इसकी परिभाषाएं अलग अलग हो सकती है, जैसे देखिएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के घातांक को क्या कहा जाता है, पीएच कहा जाता है। खाली जगह आ सकती है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के खाली जगह घातांक को यहाँ वो कहते हैं तो पीएच कहते हैं, ठीक है। यहाँ दूसरी परिभाषा की हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगोरिथम, ठीक है, लोगोरिथम या लॉग कह सकते हैं, कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का जो ऋणात्मक लॉग होता है उसे अपन क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। अभी ऋणात्मक लॉग कितना होता है आगे बात करेंगे। ये पीएच स्केल किसने बनाई है, तो साथियों ये सोरेनसन नाम के मनोवैज्ञानिक ने, सॉरी मनोवैज्ञानिक आ रहा है थोड़ा, वैज्ञानिक ने क्या है 1909 में बनाई है, ठीक है। और इसके अंदर 7 से 14 तक ये लिखे हुए थे, ये आपको मैंने बता दिए। अब बात करते हैं कि किसी चीज का पीएच कितना होता है। यहाँ आपकी किताब में कुछ दिए हुए हैं विलियन वगैरह, और उनका पीएच बताया गया है जो आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि रक्त का पीएच होता है, फिर 4 ऑप्शन दे दे तो याद होना चाहिए, ठीक है।
तो प्रबल अम्ल है तो पीएच 0 होगा, प्रबल क्षार है पीएच 14 होगा, उदासीन चीज का पीएच कितना होगा? 7 होगा। साथियों, सबसे कम पीएच 0 पीएच होता है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो ये एक प्रकार का अपन ने प्रबल अम्ल पढ़ा। उदाहरणों के अंदर भी हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो एक प्रकार का प्रबल अम्ल है, जलीय विलयन में H+ आयनों की संख्या ज्यादा देता है। ठीक है। पेट के अंदर होता है जठर रस, ठीक है, जिसमें भी HCl पाया जाता है, इस वजह से थोड़ा इसका पीएच होता है 1.2। कितना होता है? 1.2। जो आप नींबू खाते हो ये इतना खट्टा है सर, कितना एसिडिक है? तो ये काफी एसिडिक है। नींबू का रस है, ये क्या है? इसका पीएच 2.2 होता है। शुद्ध जल है जो पीने योग्य है, पीएच 7 होगा। शुद्ध जल हमेशा कैसा होता है? उदासीन होता है। जो आपके रक्त है, इस रक्त का पीएच 7.4 होता है। अब देखो, जो 7 से कम है वो तो अम्लीय है। अब मैं रक्त देखो, अब ये चीजें समझने की दिमाग से, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे लिखा दिया कि रक्त का पीएच 7.4 होता है। एग्जाम में प्रश्न आ गया कि रक्त की प्रकृति होती है। अब बच्चा कहे सर जी ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं कि रक्त की प्रकृति अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है, ये तो आपने लिखाया ही नहीं। अब हम क्या करें? तो देखो भाई, इतना खुद को दिमाग लगाना है। पीएच कितना? 7.4। हाँ, 7 वाले को उदासीन कहते हैं, 7 से कम वाले को अम्लीय कहते हैं, 7 से ज्यादा वाले को क्षारीय कहते हैं। तो ये हल्का क्षारीय है, मतलब किस में आएगा? क्षारीय में आएगा। रक्त कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। उदासीन से थोड़ा सा ऊपर चला गया तो मतलब नॉर्मल क्षारीय है। ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच साथियों 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्रबल क्षार है, क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्रबल क्षार में अपन ने लिखा है, इसका पीएच 14 होता है सबसे अधिक। इसके विलयन का पीएच क्या होता है? 14 होता है। दूध जो आप खाते हैं इसका पीएच 6.5 होता है। ठीक है। ये हल्का अम्लीय है, ज्यादा कुछ नहीं है। 7 पे उदासीन होता है, थोड़ा कम हल्का अम्लीय है। ठीक है, उदासीन के पास वाला ये, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं साधारण नमक का विलयन। जो नॉर्मल नमक है इसका विलयन ये भी उदासीन होता है। इसका पीएचपी कितना होता है? 7 होता है। तो ये याद कर लेना। हो सकता है कि यहाँ से एक आधा आपको पूछ लिया जाए कि किसका पीएच कितना होता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, या फिर ग्रुप के अंदर या टेलीग्राम चैनल पे जो हमारी पीडीएफ आएगी उस पीडीएफ को अच्छे से क्या कर लेना? पढ़ लेना, ताकि अच्छे प्रकार से याद हो जाए। ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं। कुछ चीजें पूछा जाता है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, दही में कौन सा अम्ल होता है वगैरह, ये कुछ चीजें पूछी जाती है, तो इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है। बिल्कुल, जो भी साथी जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को अच्छे प्रकार से लाइक कर दीजिए और अपने और भी दोस्तों के साथ क्या कीजिए? शेयर कीजिए। ठीक है। काफी क्लास हो चुकी है, 46 मिनट की, तो पौना घंटा हुआ है, तो मान के चलिए कि 1.5 घंटे की क्लास बढ़ेगी, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, मतलब दूसरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहे हैं, किताब के पीछे वाले क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर जी ने आपको पढ़ाते टाइम होमवर्क में दिए होंगे तो आपको याद होंगे, दीपावली के होमवर्क में और वही मिले होंगे तो याद होंगे हैं। और वो पासबुक वगैरह बहुत बच्चे आजकल जुगाड़ रखते हैं, लेकिन किताब जो एनसीईआरटी की भाषा समझ में नहीं आती है, तो उसका बहुत अच्छे प्रकार से जो मोस्ट मोस्ट चीजें हैं पूरे सिलेबस को व्यवस्थित रूप से पिरोकर मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफी मेहनत लग रही है। अभी भी आप देख सकते हैं कि रात के 11:04 हो रही है। कल आपके सामने वीडियो आएगा, रात में रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है। दिन में टाइम नहीं मिलता, तो लेकिन मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आप भी मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे प्रतिशत बनाइए। ठीक है। तो देखिए, सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके, अगर आपसे पूछे कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है, सिरके के अंदर साथियों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। अगर पूछे कि इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। अगर पूछे कि टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि नींबू में कौन सा अम्ल होगा, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। संतरे में पूछे तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक। अब इसका आप कुछ भी ट्रिक बना दो। ठीक है। CSC इमट्री, ठीक है, ऐसे कुछ भी, ट्रमा ऑक्से वगैरह कुछ भी, नींबू सिट्री, ठीक है, संतरा एस्बो, ऐसे कुछ नियम बना लो या ट्रिक बना लो। मेरे हिसाब से तो ट्रिक फैल चीज होती है। सीधा कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि भाई सिरका में एसिटिक, नींबू में सिट्रिक, वो वाली चीज सबसे बेस्ट चीज होती है। ठीक है। तो ऐसे सीधे याद करने की कोशिश करो। जठर रस है जो पेट में HCl पाया जाता है, पता ही है आपको। दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है साथियों। सेव के अंदर क्या है? मेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। सेव बड़ी शानदार चीज है। आज ही को एक स्टोरी देखी थी मैंने। एक कोई लड़की थी, अभी देखो ये बता देते हैं आज बाद आपको। ठीक है। काफी दिन हो गए सर आपके पूरे दिन यूं मतलब सीरियस होकर पढ़ाते ही रहते हो, वो भी विज्ञान जैसा विषय, लेकिन अच्छे प्रकार से पढ़ाता हूँ। ऐसी उम्मीद है, तो समझ में तो आ ही जाता होगा, लेकिन एक कहानी हो ही जाए। एक लड़की थी साथियों, इसके दो लोग चाहने वाले थे। एक लोग तो क्या था? डॉक्टर था। ठीक है। और दूसरा था वो वकील था। लड़की बड़ी कंफ्यूज थी कि यार किससे शादी करूं, एक डॉक्टर है दूसरा वकील है।
डॉक्टर साथियों जब भी लड़की को मिलता था तो गुलाब देता था। क्या देता था? गुलाब देता था। और वकील जब भी लड़की को मिलता था तो सेव देता था। बस ये सेव यहीं से आई है कि सेव के अंदर मेलिक अम्ल होता है, तो याद आ गया। ठीक है, सेव देता था। तो लड़की ने कहा यार चलो प्यार मोहब्बत की बातें हैं, गुलाब तो हर कोई देता है, ये तो बात अच्छी है, लेकिन ये वकील का दिमाग अलग ही चल रहा है, ये मिलता है उतनी बार सेव देता है, सेव क्यों देता है? एक दिन लड़की ने इसको पूछ लिया कि वकील साहब आप मतलब प्यार मोहब्बत की बातें, कोई गुलाब गुलाब दो, कोई दूसरा कोई गिफ्ट विफ्ट दो, है टेडी बियर वगैरह, ये सेव क्यों लेके आते हो? वकील ने क्या जवाब दिया कि अगर डेली की हम एक सेव खाएं ना, या सेव खाएं, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेव सारे रोगों का इलाज है। क्या जवाब दिया वकील साहब ने? कि अगर हम एक सेव खाएं तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कम से कम ये चाहता था कि लड़की डॉक्टर के पास नहीं जाए, डेली की सेव खिला खिला के इसको डॉक्टर से तो कम ही कम दूर ही रखूं। ठीक है, तो वही वाली बात है। अब ये कहानी सुनी है तो अब कहानी से याद हो जाना चाहिए कि सर ने मेलिक अम्ल के लिए सेव की कहानी सुनाई थी। बताओ किसके लिए? मेलिक अम्ल के लिए सेव की कहानी सुनाई है। सेव में कौन सा अम्ल? मेलिक अम्ल। ठीक है, आगे जो लाल चींटी होती है जो आपको डंक मारती है, उसमें साथियों फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा होता है? लाल चींटी जो आपको डंक मारती है उसमें फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न फेमस है, पूछा जाता है काफी बार, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक या फॉर्मिक। अब साथियों ये पीएच का हमारे जीवन में कहाँ यूज होता है? हमारे दैनिक जीवन के अंदर भी पीएच का कहीं ना कहीं काम होता है क्या? तो बिल्कुल होता है साथियों। हमारे ब्लड का पीएच, रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। अगर इसका पीएच कम ज्यादा हो जाए तो हम बीमार बीमार हो जाएंगे, हमारी हालत खराब हो जाएगी, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो। ठीक है, तो बहुत महत्व है। देखते एक एक करके सारी बातें करेंगे। देखो, ब्लड है साथियों, रक्त, इसका पीएच 7.4 होता है, जो क्या होता है? हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, तो ये हमारा पीएच में काम आ रहा है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जो MgOH2, ये साथियों अपने देखा कि एंटी एसिड के रूप में काम आता है, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए काम आता है। ठीक है, उसी प्रकार बात करें, दुर्बल क्षारक होता है, 10 पीएच होता है, ये अपन ने देख लिया। तो पेट के अंदर जब अम्ल की शिकायत होने पर, अम्लीयता है ये, पेट में जब साथियों एसिडिटी बन जाए तो उस समय पेट में दर्द और जलन का अनुभव होता है। इस समय पर उदर के अंदर जठर रस अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है। जठर रस कौन सा होता है? जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है। तो देखो, पेट के अंदर जब भी एसिडिटी बनती है तो पेट में जलन होती है और दुखने लगता है, मतलब उसमें HCl अम्ल ज्यादा हो गया है। फिर उसके लिए क्या है? MgOH2 को लिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लिया जाता है, तो ये फिर लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, तो उदासीन हो जाता है। तो इससे राहत पाने के लिए दुर्बल क्षारकों जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। ये पेट में अम्ल की मात्रा को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। मतलब MgOH2 है ये एंटी एसिड के रूप में क्या है? उपयोगी है। क्लियर है बात? ये MgOH2 था, पेट में HCl था, MgCl2 बन जाएगा और 2H2, ये लवण बन गया और ये जल बन गया, एंड जो आपकी एसिडिटी है वो दूर हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा काम ये हो गया। तीसरा, अब दातुन करते हो नहीं करते हो? कोलगेट करते हो। कोलगेट खट्टा होता है क्यों? मतलब कड़वा सा क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। क्यों क्षारीय प्रकृति का है साथियों? इसको दंत छय, अगला हमारे काम आता है दंत छय में। हमारे दांत है ना, हमने भोजन खाया तो साथियों हमारे भोजन खाने के बाद मुंह के अंदर कुछ क्या है? बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। वो दांतों के कुछ छोटे छोटे कण तो चिपक ही जाते हैं भाई, कितना ही आप कुल्ला कर लो तो एक तो दातुन करोगे तो मुंह ज्यादा साफ होगा, या पानी से करोगे तो ज्यादा साफ होगा? तो दातुन से ज्यादा साफ होगा। आपने खाना खाया, मुंह यार सो गए, क्या होगा? मुंह के अंदर जो भी बैक्टीरिया है वो आपके जो भी कहीं पे भी खाना वाना चिपका उससे क्रिया करके एसिड बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। एसिड आपके दांतों पे लगेगा, मतलब आपके दांतों की जो सबसे कठोर परत है इनेमल, इस इनेमल पे एसिड बन रहा है, मतलब इसको धीरे धीरे इनेमल कमजोर हो जाएगा, तो दांत टूटने लगेंगे, दांत गिरने, ये परत गिरने लगेगी, दांतों का क्षय होने लगेगा। तो सर क्या करना पड़ेगा? दांतों पे क्या जम रहा है? अम्ल जम रहा है। कोलगेट क्या है? क्षार है। कोलगेट लो, दातुन कर लो, अम्ल और क्षार उदासीन, लवण और जल, दांत एकदम क्या रहेंगे? अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो दंत क्षय के अंदर इसका क्या किया जाता है? पीएच हमारे काम आता है। कहां पर? मुख की पीएच साधारणतः 6.5 के करीब होती है। हमारे मुख की पीएच कितनी होती है? 6.5 होती है, याद रखिएगा। मुख की पीएच कितनी होती है? हमारे मुख की पीएच 6.5 होती है। खाना खाने के पश्चात मुख में उपस्थित बैक्टीरिया दांतों से लगे अवशिष्ट भोजन से क्रिया करके क्या करते हैं? अम्ल उत्पन्न करते हैं, जो मुख की पीएच को कम कर देता है। और ये पीएच कम हो जाती है, क्योंकि जितना ज्यादा अम्ल उतनी पीएच कम। ठीक है, अब मुख की पीएच का मान कितना होता है? 5.5 से कम हो जाता है। और जब मुख की पीएच है इसका मान 5.5 से कम हो जाता है, तो हमारे जो दांतों को बचाने, दांतों की सबसे कठोरतम परत है जिसका नाम है इनेमल। क्या नाम है? इनेमल। ठीक है, हमारे दांतों की जो परत है जिसका नाम है इनेमल, इस इनेमल परत का क्या होने लगता है? क्षय होने लगता है, ये परत नष्ट होने लगती है।
तो हम क्या कहते हैं, भोजन के बाद दंत मंजन करते हैं या क्षारीय विलीन, दातुन नहीं करो तो कोई भी क्षारीय विलीन ले लो, ठीक है। उससे मुख की सफाई अवश्य करनी चाहिए, ताकि क्या है, ताकि इसका क्षय नहीं हो, हमारी जो दांत है इसकी सुरक्षा रह सके, ठीक है। तो इनेमल है, ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है, शर्करा से क्रिया करके लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जो क्या होता है, जो दांतों को धीरे धीरे कम करता है, ठीक है। तीसरी बात, भाई 2 जगह तो काम आ गया क्या, 3 जगह आ गया मेरे हिसाब से, ठीक है। देखो, हाँ, एक तो काम आ गया अपने MgOH2, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए पीएच के मान से सार उपयोगी है। दूसरा दंत क्षय, दांतों को बचाने के लिए उपयोगी है, 2 जगह आ गया। तीसरी जगह है कि कीट वगैरह या चींटी वगैरह डंक मारती है अपने को, कोई ऐसी मधुमक्खी आ गई या चींटी ने काट दिया तो दर्द होता है, अम्ल छोड़ गई, उसके ऊपर क्षार लगाओ, दर्द क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसमें भी उपयोगी है। तो देखो, मधुमक्खी, चींटी के या अन्य कीटों के डंक में फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल स्त्रावित होता है, जो हमारी त्वचा के संपर्क में आते ही त्वचा पर जलन और दर्द उत्पन्न होता है। यदि इसी समय क्षारकीय लवणों जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा का प्रयोग उस स्थान पर किया जाए तो अम्लीय प्रभाव क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। देखो, बिल्कुल बहुत बढ़िया। एक बार सभी क्लास को अच्छे प्रकार से शेयर कर दीजिए, ठीक है। प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से साथियों, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि मधुमक्खी ने डंक काटा है, तो इसको राहत पाने के लिए क्या लगाया जाना चाहिए, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। कि मधुमक्खी ने क्या किया, डंक मारा, तो इससे आपको राहत पानी है, पानी लिया भाई, इससे 1 मिनट कर पानी ले गया तो पहले, ठीक है। मधुमक्खी या चींटी ने डंक काटा है तो क्या होगा, जलन होगी, मेथेनोइक अम्ल छोड़ा है, क्षार लगाना पड़ेगा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा लगाओगे तो अम्ल और क्षार, लवण और जल बन के ये क्या होगा, उदासीन होगा, दर्द बंद हो जाएगा। तीसरी होती है अम्लीय वर्षा, ये कुछ नुकसान भी है इसके, ठीक है। देखो, इसका नुकसान होता है साथियों, अम्लीय वर्षा। देखो, जो बादल होते हैं उन बादलों में पानी होता है, सीधा बरस है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बादलों के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह ऐसी कुछ विषैली गैसें मिल जाती है, और ये बादलों के अंदर का जो पानी इसको अम्लीय बना देती है। एसिड, पानी के अंदर एसिड की मात्रा हो जाती थी, एसिड तो भाई खतरनाक होता है, ठीक है। तो जब ऐसी वर्षा जिसके जल का पीएच का मान 5.6 से कम हो जाए, भाई अगर वर्षा हो रही है और उसके जल का पीएच है वो 5.6 से कम होता है, मतलब उसमें एसिड की मात्रा पाई जाती है, तो उसे साथियों क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे। क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे। देखो, एकदम शुद्ध जल तो बादलों का साथ वाला तो बरसने से रहा, थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण है, लेकिन अगर इतना प्रदूषण हो गया कि उसका पीएच का मान 5.6 से कम हो गया, जो बरसात हो रही है उस बरसात का पानी का पीएच का मान कितना, 5.6 से भी कम है, तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। इसके क्या होते हैं, नुकसान होते हैं, फसलें होती है उनको ये नुकसान पहुंचाती है, और जल है इसका एसिडिक होता है, तो नदी वगैरह में इसका जल वगैरह जाएगा, छोटे झरनों के अंदर तो अंदर जो भी कीट वगैरह है वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनके लिए भी दुष्परिणाम होता है। तो ये भी एक क्या है, बड़ा नुकसान है इसका दुष्परिणाम का। उसके बाद बात करते हैं आगे की, और अम्लीय वर्षा क्या होती है। तो हमारी भूमि है इसके ऊपर एसिड चला गया, फसल अच्छी होगी क्या, नहीं होगी, तो क्या होती है, भूमि की उपजाऊ क्षमता भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको हानि होती है। जैसे आगरा का ताजमहल है, वो साथियों सफेद रंग का है, लेकिन धीरे धीरे उसका रंग कैसा हो रहा है, पीला हो रहा है। क्यों पीला हो रहा है, प्रदूषण ज्यादा है, अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा जो इमारतें हैं उनको नुकसान पहुंचाती है, एसिड गिर रहा है तो नुकसान तो पहुंचेगा ही, तो उसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। अम्लीय वर्षा में सर ऐसा क्या होता है, तो मैंने आपको बताया सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पाए जाते हैं। अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। SO2 और NO2 होती है अम्लीय वर्षा के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये अभी यहाँ पे बात आई कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाती है, मतलब मिट्टी का भी कोई पीएच होता है क्या, तो बिल्कुल होता है। मिट्टी के पीएच की बात की जाए साथियों, तो मृदा के पीएच का मान ज्ञात करके मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जाता है, और उक्त उर्वरता का प्रयोग किया जाता है जिससे फसल क्या हो, अच्छी हो। सबकी मृदा का पीएच मान एक जैसा नहीं होता है। अगर मृदा ज्यादा लवणीय है तो आप भूगोल में पढ़ते होंगे, अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे क्योंकि 10th तक इतना नहीं होता है। अलग अलग प्रोडक्ट मिला के उसको संतुलित बनाया जाता है। अगर हम मृदा की जांच करके उसके अनुरूप फसल बोएंगे, उसके अनुरूप बीज बोएंगे तो पैदावार क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। तो ये साथियों आपके कुछ क्या थे, मेथड थे जिनको अपन ने अच्छे प्रकार से क्या किया, पढ़ा, ठीक है। अब अगला आपकी हेडिंग आती है लवण। अम्ल हो गया, क्षारक हो गया, अब आगे लवण आता है। फिर अपन एक एक प्रकार के लवण पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड वगैरह, और बहुत छोटा है, आधे एक घंटे का भी नहीं होगा,
बहुत कम मटेरियल है जिसको अपन अच्छे प्रकार से अभी पढ़ेंगे। तो देखो एक बार मैं आपको बता दूं क्या क्या पढ़ा, यूं नहीं कि पार्ट पढ़ते जा रहे हैं पूरा भूलते जा रहे हैं, सिंपल सा याद रखो, कुछ नहीं पढ़ा। क्या क्या पढ़ा देखो, अम्ल और क्षार के अंदर अंतर पढ़ा पढ़ा उसके बाद क्या पढ़ा, सूचक पढ़े जिसमें लिटमस पत्र वगैरह वगैरह हैं, कृत्रिम सूचक, और उसके बाद प्राकृतिक सूचक और गंधीय सूचक पढ़े। उसके बाद किसका उदाहरण पढ़े इनके कि कौन कौन से इनके उदाहरण है, फिर हल्दी का अम्ल के साथ कैसी क्रिया करती, क्षार के साथ कैसी क्रिया करती, उनको पढ़ा। उसके बाद हमने अम्लों की है, अम्लों और क्षार है, इनकी धातुओं के साथ क्रिया करने पर क्या होता है वो पढ़ी। तो आपने कहा धातुओं के साथ क्रिया करेंगे तो लवण और H2 गैस निकलती है, ठीक है। अगर इनकी क्रिया धातुओं के ऑक्साइडों के साथ करे तो क्या होता है, तो आपने कहा कि भाई क्या होगा, लवण बनेगा, जल बनेगा, इनकी प्रकृति उल्टी हो जाती है। उसके बाद अगर धातु कार्बोनेटों से इनकी क्रिया करे तो क्या होता है, उनको अपन ने अच्छे प्रकार से पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमारे कुछ अम्लों और क्षारों के उदाहरण आए जिसमें अपने प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल क्षार क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, दुर्बल क्षार क्या होता है, वो पढ़े, उनके कुछ उदाहरण पढ़े। उसके बाद आपकी आगे वापस से कुछ रिएक्शंस यानी कि कहेंगे कि आ गई थी जिसमें किस प्रकार से कुछ बीच में चीजें थी कि व्हाइट पदार्थ कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जांच कैसे की जाती है, तनुकरण क्या होता है, ये पढ़ा। उसके बाद में एक्वारेजिया पढ़ा कि एक्वारेजिया क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हमने क्या पढ़ी, उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी। फिर पीएच आ गया, किसी चीज का पीएच कितना होता है, पीएच स्केल क्या है, किस चीज में क्या अम्ल पाया जाता है, और पीएच स्केल है इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे आता है, इसको अपन ने अच्छे प्रकार से क्या किया, क्लियर किया। तो अम्ल और क्षार कंप्लीट हुए। अब आता है लवण। अगली हेडिंग आपकी आती है लवण परिवार। क्या आती है, लवण परिवार। तो ये हेडिंग स्टार्ट करने से पहले पानी पी लेते हैं अच्छे प्रकार से, फिर वापस से अपन अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पानी पी लूं मैं। हाँ, ठीक है। क्या हो जाएगा अब, हाँ, लवण क्या होते हैं उसके बारे में अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लवण साथियों तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। अम्लीय लवण, लवण कितने प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के होंगे। अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण, ठीक है। अम्लीय लवण का मतलब क्या होगा सर, जिसमें प्रबल अम्ल हो, अम्ल क्या हो, प्रबल हो। अम्ल प्रबल है तो क्षार क्या होगा, दुर्बल हो जाएगा। देखो अम्लीय लवण ऐसे याद रखो आप, तो अम्लीय लवण है मतलब अम्ल और क्षार दोनों मिलकर लवण बनाते हैं, ये तो बात क्लियर है भाई। लवण बनता कैसे है? अम्ल और क्षार, लवण और जल बनते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, जल को अपन भूल गए। अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाएंगे ये तो पता है। अम्ल और क्षार मिलकर लवण बना रहे तो इसको अम्लीय लवण क्यों कहते हैं, इसके अंदर जो अम्ल है ना वो ज्यादा ताकतवर, इसलिए अम्लीय लवण कहा गया, ठीक है। अगर सर क्षार ज्यादा ताकतवर हो तो क्षारीय लवण कहेंगे, तो दोनों ही एक जैसे हो तो उदासीन कहेंगे। क्लियर हुआ ना, तीनों पॉइंट बहुत सिंपल है। क्या है, लवण परिवार, लवण कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। अम्लीय लवण का मतलब अम्ल है वो प्रबल है और दुर्बल है वो क्षार है। अम्ल है वो तो प्रबल है, क्षार दुर्बल है, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलकर लवण बना रहे हैं उसको कहेंगे अम्लीय लवण। जैसे HCl और NH4OH, NH4Cl और H2O, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे की। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है, क्षार प्रबल है इसलिए क्षारीय लवण कहेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल ये हो गया। उदासीन के अंदर प्रबल अम्ल भी प्रबल है और क्षार भी प्रबल है, तो उदासीन हो जाएगा अपने आप से, जैसे HCl NaOH NaCl H2 हो गया। तो बताओ ये इनकी परिभाषा समझ में आएगी नहीं, लिखाने की कोई जरूरत थोड़ी है, हैं? सीधा अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा भाई। अम्ल प्रबल अम्लीय लवण, क्षार प्रबल क्षारीय लवण। एक प्रबल है तो दूसरा अपने आप दुर्बल होगा, दोनों प्रबल उदासीन, ठीक है। अब इनके एक एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। तो पहला हमारे पास लवण है सोडियम क्लोराइड। पहले लवण का नाम क्या है, पहले लवण का नाम है सोडियम क्लोराइड, जिसे आप साथियों नमक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं। इसका सूत्र है NaCl, या इसको साधारण नमक कहा जाता है। कैसे बनता है ये साथियों, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH क्रिया करते हैं तो NaCl और जल बनता है, ठीक है। अम्ल और क्षार क्रिया करें, देखो लवण और जल बन रहा है। अच्छा, सोडियम क्लोराइड का कहाँ कहाँ पे अब इनके उपयोग पूछे जाते हैं, याद रख लेना। इसमें सबसे मोस्ट होंगे उपयोग, कि कौन से का यूज कहाँ पर होता है। लवणों का यूज आपसे पूछा जाता है, इनका सूत्र पूछा जा सकता है कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। तो सबके सूत्र और उपयोग याद होने चाहिए, ठीक है। बनता कैसे ये याद रखना है, लेकिन नहीं रहे तो भी कम से कम सूत्र और उपयोग तो याद होने ही चाहिए। सोडियम क्लोराइड NaCl साथियों इसका सूत्र है। उपयोग साधारण नमक के रूप में अपन भोजन में खाते हैं, वही NaCl ये है। खाद्य परिरक्षण के अंदर
अगर कुछ ऐसी चीजें जो ज्यादा टाइम तक रखे तो खराब हो जाएगी, तो नमक वमक के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें काम ली जाती है। हिमीकरण मिश्रण बनाने के अंदर भी सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अब देखो सीधा प्रश्न पूछ लिया कि हिमीकरण मिश्रण बनाने में किस लवण का उपयोग किया जाता है, फिर ऑप्शन दे देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो याद रखना है कि हिमीकरण मिश्रण है वो सोडियम क्लोराइड का बनाया जाता है। तो ये पहला लवण हो गया। उसके बाद दूसरे लवण की बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा लवण कौन सा है? दूसरा लवण है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का साथियों सूत्र है NaOH2, ठीक है। इसको कहा जाता है कास्टिक सोडा। क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा। कैसे बनता है ये? तो साथियों जो NaCl है, इसमें जल डाला जाए और फिर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, ठीक है, तो साथियों क्या बनेगा? NaOH, H2 और Cl2 बनती है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड इसके बनाने की विधि क्या है, अगर आपसे पूछे जाए कि इसको कैसे बनाते हैं, तो साथियों NaCl के अंदर जल डाला गया, मतलब NaCl का जलीय विलयन, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या बनता है? NaOH, वो Cl2 बनता है, इसलिए इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। याद रख लेना, इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। अब प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया का प्रयोग कौन से लवण को बनाने के लिए किया जाता है? क्लोर क्षार अभिक्रिया से क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस विधि या किस अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? क्लोर क्षार अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है ये पूछे तो सोडियम क्लोराइड है, इसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनता है? जल बनता है, क्लोरीन बनती है, इसलिए इसको क्या, हाइड्रोजन और क्लोरीन बनती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। इसके बात करते हैं, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो एनोड पर तो क्लोरीन गैस आती है और कैथोड पर क्या आती है? H2 गैस आती है। और NaOH विलयन है ये कैथोड के पास में हमें क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो H2 गैस आई है कैथोड पर, इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो H2 गैस साथियों ईंधन है, मार्गरीन खाद के लिए या अमोनिया बनाने में क्या है? उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जो Cl2 है, Cl2 का उपयोग जल को स्वच्छ करने, स्विमिंग पूल में डाली जाती है। पीवीसी जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पाइप वगैरह बनते हैं उनमें, रोगाणुनाशक, CFC कीटनाशक आदि बनाने के अंदर क्या है? Cl2 का उपयोग किया जाता है। और जो NaOH है जिसको अपन अभी पढ़ रहे हैं, अब आपसे पूछे ना कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH2, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ पे किया जाएगा? धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में और कागज बनाने के अंदर NaOH2 का उपयोग किया जाता है। रट लेना। बताओ क्लियर हुई या नहीं हुई बात? फटाफट से बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ रहे हैं ना भाई अपन, है तो टू मत लगाओ, NaOH ही है, NaOH ही है, ठीक है। लगाया टू। टाइपिंग वालों का क्या करें भैया, आप ही बताओ अब कुछ। NaOH ही है, ठीक है। तो यहाँ NaOH बन रहा है ना, अपन टू आगे दो अणु इधर आगे बन रहे हैं तो इसको पीछे थोड़ा ही लिख सकते हैं, ये दो तो सबका है, यहाँ थोड़ा ही लिखेंगे, इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। NaOH बन जाएगा, इसका सूत्र NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH का विलयन प्राप्त होता है, NaOH कहाँ काम आता है वो बता दिया। अब अगला है आपका विरंजक चूर्ण। क्या है? अगला लवण है जिसका नाम है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या होता है, इसका कहाँ पे यूज होता है? तो देखो, विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। अगर पूछे कि विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए तो क्या लिखोगे? CaOCl2। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हिंदी में इसको, यहाँ रासायनिक भाषा में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। कैसे बनता है तो बात करेंगे साथियों। CaOH2 है, इसके अंदर जब Cl2 प्रवाहित की जाएगी तो CaOH2 और जल बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके उपयोग। जो ये आपका CaOCl2 है, जो ये विरंजक चूर्ण है, ये कहाँ पे काम आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा CaOCl2 कहाँ पे काम आता है? रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में काम आता है। उपचायक क्या होता है ये आपको पहले पार्ट में पढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में CaOCl2 का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। उसके अलावा पेयजल को शुद्ध करने के अंदर CaOCl2 का यूज होता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए या रोगाणुनाशक के रूप के अंदर भी क्या है? रोगाणुनाशक के रूप में भी CaOCl2 का यूज होता है। सूती वस्त्र उद्योग में, ये इंपॉर्टेंट है याद रख लेना, सूती वस्त्र उद्योग में और लिनेन के विरंजन के अंदर कौन से लवण का उपयोग किया जाता है? CaOCl2 का, ठीक है। और कागज उद्योग में लकड़ी से जो मज्जा बनाया जाता है, मज्जा विरंजन किया जाता है, उसमें भी CaOCl2 का उपयोग किया जाता है। बताओ तीसरा लवण क्लियर हुआ?
NaCl पड़ा, NaOH पड़ा और CaOCl2 पड़ा। ठीक है, अगला है बेकिंग सोडा NaHCO3, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा या बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा जिसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। कहाँ पे काम आता है? तो साथियों ये बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है। बेकिंग पाउडर जो बनाया जाता है वो पाउडर साथियों है, रसोई घर में पकोड़े वकोड़े बनाते हैं ना बेकिंग सोडा, तो इसको रसोई का सोडा भी कहेंगे, ध्यान रखना बेकिंग सोडा को। ठीक है, तो साथियों क्या है? बेकिंग पाउडर बनाया जाता है तो उसमें बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है, तो उसमें ये बेकिंग सोडा काम आता है। जो आप सोडा वाटर पीते हो गर्मियों के अंदर, उसमें बेकिंग सोडा ही होता है। ठीक है, तो सोडा वाटर व सोडा युक्त शीतल पेय बनाया जाता है, उसमें बेकिंग वाटर होता है। ठीक है, ये बेकिंग सोडा होता है। एंटी एसिड के रूप में इसका भी प्रयोग साथियों एंटी एसिड के रूप में किया जा सकता है। भाई इनो पीते हो सोडा है, वो भी एक प्रकार का। ठीक है, तो पेट में जलन हो रही है, एसिडिटी बनी है, ये पियोगे एंटी एसिड के रूप में, ये भी काम करेगा। तो एंटी एसिड दो पड़े अपने ध्यान रखना, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पड़ा एक, तो MgOH2 वो भी एंटी एसिड है। दूसरा एंटी एसिड क्या पड़ा? बेकिंग सोडा पड़ा। दोनों याद रखना, परीक्षा में प्रश्न आ जाए ना कि दो एंटी एसिडों के नाम लिखिए, तो एक तो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और दूसरा क्या है? बेकिंग सोडा। ठीक है, उसके बाद प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में लैब में इसका यूज होता है। और अग्निशामक यंत्रों में जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं ना, कहीं पे आग लग गई, आग बुझानी है, तो उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का इंपोर्टेंट है। और रसोई में पकोड़े बनाने हैं आपने, तो रसोई में पकोड़े बनाने के लिए साथियों क्या है? बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। बताओ बेकिंग सोडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है धावन सोडा। धावन का मतलब साथियों धोने का सोडा। ठीक है, क्या धोएंगे सर? कपड़े धो लो भाई, और तो क्या धोगे तुम। ठीक है, तो धावन सोडा, धावन सोडा को कहा जाता है धोने का सोडा साथियों। इसको कहा जाता है Na2CO3 और 10 अणु इसमें H2O के होते हैं। तो Na2CO3 डॉट 10 H2O, इसको ऐसे पढ़ेंगे Na2CO3 डॉट 10 H2O, सोडियम बाई कार्बोनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सोडियम बाई कार्बोनेट कहलाता है। बताओ कहलाता है कि नहीं कहलाता? फटाफट से बताओ। हाँ, इतनी बात सबकी मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। एक मिनट, हो 1 मिनट रुकेंगे आप। हाँ, हेलो। हाँ, चलिए स्टार्ट है वापस से, कोई काम आ गया, सॉरी उसके लिए। देखिएगा रात के अंदर ये भी होती है, किसी को सोना है स्टूडियो में, सर अभी जगह आप आवाज कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही, ये वो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप पढ़ोगे तो सब कुछ सही है। ठीक है, तो धावन सोडा को कहेंगे धोने का सोडा। Na2CO3.10H2O सोडियम बाई कार्बोनेट कहा जाता है। कहाँ पे इसका उपयोग होता है धोने के सोडे का? तो सबसे पहले तो कुछ भी चीज को धोना है तो साबुन बनाएंगे, कांच उद्योग में और कागज उद्योग के अंदर इसका उपयोग किया जाता है धावन सोडा का। सबसे इंपोर्टेंट, बोरेक्स निर्माण के अंदर उपयोग में आने वाला लवण है। बोरेक्स निर्माण में कौन सा उपयोग आता है? कौन सा लवण उपयोग में लिया जाता है? तो ध्यान रखना साथियों, बोरेक्स के निर्माण के अंदर धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बोरेक्स का सूत्र पूछा जा सकता है, रासायनिक सूत्र N2B4O7, रट लेना। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2B4O7। ठीक है, घरों में साफ सफाई करनी है, धोने का सोडा है, काम आएगा। जल की स्थायी कठोरता को दूर करना है, कौन सा सोडा काम आएगा? धोने का सोडा या धावन सोडा काम आता है। ठीक है, अगला साथियों आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। लास्ट है आपका ये लवण, उसके बाद आपका लवण परिवार पूरा हो जाएगा। तो लास्ट कौन सा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP कहा जाता है। इसका साथियों रासायनिक सूत्र है CaSO4 डॉट आधा H2O, जल का आधा अणु होता है, जल का आधा अणु होता है। CaSO4 डॉट हाफ H2O है, इसको कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। शॉर्ट में इसको पॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉप कहा जाता है। साथियों ये पहले पेरिस के अंदर बना था। कहाँ बना था? फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहां पे ये बना था, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। सर कैसा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? ये तो धोने के सोडे, साबुन देख लिया, हाँ हो गया। खाने का सोडा पकोड़े में डालते, चलो सर मान लिया। NaCl सोडियम क्लोराइड मान लिया, ठीक है? ये क्या होता है साथियों? किसी बच्चा बदमाश होता है, मम्मी मना करती है कि नीम के ऊपर मत चढ़, गिर जाएगा, ज्यादा दौड़ मत, साइकिल चलानी नहीं आती, फास्ट मत चढ़ा, गिर गया, पड़ गया, हड्डी टूट गई। फिर दूसरे दिन आप देखते हैं स्कूल आता है, वो ऐसे हाथ लटक रहा है, वाइट वाइट पट्टी बांधी हुई ऐसे हाथ लटक रहा है, प्लास्टर किया जाता है हाथ को सीधा रखने के लिए। वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है,
तो इसको नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। जल का आधा अणु है तो अर्ध हाइड्रेट कहेंगे, ये हो गया कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2O। ठीक है, कहाँ पे इसका यूज होता है, तो सीधी सी बात है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में के प्लास्टर करना पड़ता है। जो हड्डियां टूट जाए, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर करने में किसका उपयोग किया जाता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने या प्लास्टर करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस पॉप का उपयोग किया जाता है। भवन निर्माण के अंदर इसका उपयोग होता है। दांत बनाने हैं डुप्लीकेट, दंत चिकित्सा के अंदर क्या है इसका उपयोग होता है। जितने भी खिलौने बनाए जाते हैं, ठीक है, जो खिलौने होते हैं वाइट वाइट आप देखते हैं, इस वो भी इसके बनाए जा सकते हैं। मूर्तियां बनाई जाती है, सजावट का सामान जो भी बनाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। और क्या है, अग्नि सह है, अग्नि से जो आग को सह सके, अग्नि से पदार्थों के रूप में भी क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो ये साथियों आपका क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। अब एक छोटी सी हेडिंग है क्रिस्टलन जल। क्या है, छोटी सी हेडिंग है क्रिस्टलन जल। ठीक है, जिप्सम के बारे में, नीला थोथा वगैरह उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा, किसी लवणीय यौगिक में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। परिभाषा रट लो, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, किसी लवणीय यौगिक में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या। क्रिस्टलन जल यानी कि जल कितना है उसके अंदर, कोई भी लवणीय यौगिक है उसमें उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की जो संख्या है, क्या कहेंगे, दोबारा से सुनिए, कोई भी लवणीय है, लवण है, उस लवण में पानी कितना है, इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी लवणीय यौगिक में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलन जल कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, कुछ और फैक्ट है, कॉपर सल्फेट है, ये गर्म करने पर नीला रंग, बस नीला रंग कैसा हो जाता है, सफेद हो जाता है। कॉपर सल्फेट है साथियों, कॉपर सल्फेट को, हमारे टाइपिंग वाले भाई साहब का क्या करें, कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर नीला रंग सफेद हो जाता है, वापस से उसको ठंडा करोगे वापस से क्या हो जाता है, इसका रंग नीला हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या नीला थोथा कहा जाता है। तो नीला थोथा या कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलन होता है, जल के 5 अणु होते हैं। ठीक है, नीला थोथा या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलन में जल के कितने अणु होते हैं, जल के साथियों 5 अणु होते हैं। इसलिए लिखा जाएगा CuSO4.5H2O। देखो, अगर आधा H2O है, CuSO4 डॉट आधा H2 है, ठीक है, तो वो तो है CaSO4 डॉट आधा H2। आप H2 में भूल जाओगे, सूत्र आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन आधा H2O किसके पीछे था, 10H2O किसके पीछे था, 5H2O किसके पीछे था, ये भूल जाओगे। ठीक है, इसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, नोट आप नहीं भी कर रहे हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, तो CaSO4 डॉट हाफ H2 है, तो ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। CuSO4 था, और CuSO4.5H2 है, तो ये है कॉपर सल्फेट। भाई कॉपर को Cu लिखा जाता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें तो कैल्शियम है, तो Ca लिखा जाएगा। ठीक है, दोनों में फर्क है। उसके बाद बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो CaSO4 डॉट आधा H2O होता है, और जब इसके अंदर 1.5 H2O और मिलाया जाए तो CaSO4 और 2 H2O बाहर निकल जाएगा, तो ये CuSO4 है, जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। इसका उत्तर भी पूछा जा सकता है, जिप्सम का भी। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर देखो, इसका सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो यही CaSO4 डॉट आधा H2O। इसमें अगर 1.5 H2O और जोड़ दें तो ये 2 H2O बन गया, ये बाहर चला जाएगा, पीछे CuSO4 रहा, और ये CuSO4 है, ये क्या है, सूख जाएगा, जल्दी से सूख जाएगा, जिप्सम कहते हैं इसलिए इसको। क्यों, पानी बाहर चला गया, इसके अंदर तो पानी है, तब जल्दी से सूखता नहीं है। अगर 1.5 अणु पानी की और मिलाएगा तो 2 अणु ये आपस में जुड़ के बाहर चले गए, पीछे CaSO4 रहा, सूख जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करनी, ध्यान रखनी। बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं, क्रिस्टल जल क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, फटाफट से एक बार रैपिड रिवीजन कर लेता हूँ। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, फटाफट से करेंगे। ठीक है, क्योंकि बात देखो बहुत इजी पार्ट है, इतना है ही नहीं कुछ साथियों। बाहर से देखते हैं ना पार्ट को तो डर लगता है, यार इतना बड़ा पार्ट, अमल की उसके साथ क्रिया हो रही है, अरे क्रिया क्या, 3 के तो साथ क्रिया हो रही है, अम्ल और क्षार की किसके साथ क्रिया हो रही है, धातुओं के साथ क्रिया हो रही है, धातुओं के ऑक्साइडों के साथ हो रही है, धातु कार्बोनेटों के साथ हो रही है, बस बाकी किसी के साथ क्रिया है ही नहीं। फिर तो सारी चीजें समझने की, पीएच क्या होता है, कहाँ पे उपयोग होता है दैनिक जीवन में वगैरह, क्रिस्टलन जल क्या होता है, तनुकरण क्या होता है, फिर कुछ लवण है तो उनके आपको सूत्र और उपयोग याद करने, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है ये याद करनी है, कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके पीएच याद करने हैं, बस साथियों नॉर्मल है, कुछ नहीं है। ठीक है, बस अच्छे से एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, डरना नहीं है। देखो सोच है ना वो पॉजिटिव रखनी है, सोच एक प्रकार से पॉजिटिव रखो कि पार्ट इजी है तो पार्ट इजी है। ठीक है,
बाकी इसके पीछे के जो क्वेश्चन है वो आप देख लेना, याद कर लेना। बाकी पार्ट के अंदर अंदर जो चीजें थी वो सारी मैंने आपको अच्छे प्रकार से पिरो के दे दी है, ठीक है। अम्ल और क्षार क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं पढ़ी और इनके उदाहरण पढ़े। लिटमस पत्र क्या होता है ये पढ़ा। सूचक क्या होते हैं, किस प्रकार से 3 प्रकार के सूचक होते हैं, तीनों प्रकारों के हमने उदाहरण पढ़े सूचकों के। उसके बाद सूचक है ये अम्ल के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्षार के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, एक एक को पढ़ा। उसके बाद अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया करी, लवण और क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। क्षार भी धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। पित्तल के अंदर क्यों नहीं रखना है, तो ये आपको पता है, लवण बन जाता है इसलिए। अम्ल की धातु ऑक्साइडों से क्रिया पड़ी तो साथियों लवण जल बनेगा, प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी, अम्ल है तो क्षारीय हो जाएगा। क्षार धातु ऑक्साइडों से क्रिया करेंगे, लवण और जल बनेगा, प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या पड़ी, धातु कार्बोनेट से क्रिया, तो क्षार तो आपको पता है धातु कार्बोनेट से क्रिया करते नहीं है, अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करते हैं, तो क्या बनता है, लवण बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो आपका जल है H2O ये बनती है। बात क्लियर हुई बस, ठीक है। कैसे पहचानते हैं, तो चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे, रंग दूधिया हो जाएगा। ज्यादा CO2 चली गई तो क्या हो जाएगा, पारदर्शी या घुलनशील रंग हो जाएगा। उसके बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट के रूप है, ये अपन ने देखा। उसके बाद अम्ल और क्षार में समानता क्या है, तो अम्ल और क्षार दोनों क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं। तो जलीय विलयन है, ये क्या होते हैं, अम्ल और क्षार के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, ये समानता है। तनुकरण किसे कहते हैं, अम्ल या क्षार में जल मिला दिया तो उसकी सांद्रता में कमी आ जाएगी, इसको क्या कहेंगे, तनुकरण कहेंगे, ठीक है। अम्ल के प्रकार, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। उसी प्रकार सार के प्रकार, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, इनके उदाहरण आपको लिखा दिए। इसके बाद बात करें आगे, टेलीग्राम का बता दिया। अम्ल राज क्या होता है, सुनार के पास का घोड़। अनुपात इनका याद रखना मोस्ट है, अनुपात मत भूलना, ठीक है, ये बता दिया। उपयोग कहाँ पे होता बता दिया। फिर कुछ दूसरी बातें वो लिखा दी अपन ने, ठीक है। नेटल वगैरह की प्रकृति उदासीनीकरण कैसे दर्शाती है वो लिखाई। फिर उदासीनीकरण की अपनी प्रक्रिया हो गई, उदासीनीकरण किसे कहते हैं। फिर पीएच स्केल आया, उसके बारे में अपन ने लिखा। फिर देखा कि पीएच स्केल किसका पीएच है वो कितना होता है, उसके बाद किस चीज में कौन सा अम्ल होता है वो पढ़ा। उसके बाद पीएच का कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है दैनिक जीवन में वो पढ़ा। तो दंत क्षय हो गया, एंटी एसिड हो गया, कीटों का डंक है। फिर अम्लीय वर्षा क्या होती उसको पढ़ा। मृदा के पीएच के बारे में एक लाइन लिखी। फिर अपने अम्ल क्षार कंप्लीट हुए, लवण आ गया। लवण 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण, ये अपन ने पढ़ा। उसके बाद एक एक लवण को पढ़ा कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ पे है। उसके बाद वीरंजक चूर्ण पढ़ा, इसका उपयोग कहाँ पे है। उसके बाद बेकिंग सोडा पढ़ा अपन ने। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, धावन सोडा पढ़ा। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा। और ये आपका पार्ट क्या हो गया, पूरा हो गया। अंतिम हेडिंग थी क्रिस्टन जल, उसको पढ़ा। बस ऐसे पॉइंट वाइज याद रखो इस पार्ट में है क्या क्या। पार्ट बार से बड़ा दिखेगा ना, अरे इतना बड़ा पार्ट, फिर डर लगेगा, अरे उसमें क्या है, पॉइंट याद करो, ये है। पहले पॉइंट याद हो गए, अब जब सारा याद हो गया अब करो। अच्छा अम्ल क्या होता है, अम्ल में अंदर क्या क्या है, अम्लों के प्रकार में अंदर कितने प्रकार है, प्रकार याद हो गए, अब उसके उदाहरण याद करो। ऐसे पॉइंट स्टेप बाय स्टेप सारा देखोगे तो पार्ट बहुत आसान है, इजी है, अच्छे प्रकार से आप पढ़ पाएंगे। काफी मेहनत की है और अच्छे प्रकार से अपन ने पढ़े हैं। करीबन 12 बजने में कुछ समय ही बाकी है, तो इस रात भर जाग के मेहनत करते हैं साथियों, अच्छे प्रकार से आपको पूरी पार्ट को तैयार करना, फिर टाइप कराना, गलतियां भी रह जाती है। इसके पीछे हमारे टाइपिस्ट पूरा पैनल, स्टूडियो वाले भाई साहब अभी तक नहीं सोए हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो मेहनत को देखिए और सहयोग कीजिए, थोड़ा सा साथ दीजिए, अच्छे प्रकार से मेहनत कीजिए, अच्छे परसेंटेज बनाइए। और दूसरे जो भी साथी है अपने स्कूल वगैरह में, दूसरे दोस्त वगैरह मोहल्ले के अंदर कस्बे में, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।